आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं हम 6 मंथ्स मैनिफेस्टेशन रोड मैप के बारे में, विच विल एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम 1st जुलाई टू 31st ऑफ दिसंबर। और अगर आप में से कोई भी ये जो सेशन है दोबारा से जब इसको रिपीट करेगा या सेशन को देखेगा तो वहीं से आपका डे 1 स्टार्ट हो जाएगा, जहां से भी आप इसको देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट मैनिफेस्टेशन रोड मैप ऑफ 6 मंथ्स। सबसे पहले एक चीज समझना, क्या चीज समझनी है कि साल का एग्जैक्टली आधा बचा हुआ है, आधा हिस्सा बचा हुआ है। हम 6 महीने निकाल चुके हैं ऑलमोस्ट, और 6 महीने बचे हुए हैं। चाहे आप चाहें चाहे आप ना चाहें, कुछ भी कर लीजिए, आप बैकवर्ड नहीं जा सकते, आप पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, हमने बहुत सारे सपने देखे थे 1 जन को, हमने बहुत कुछ प्लान किया था 1 जन को कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप में से कुछ लोग तो रास्ते पे हो, कुछ लोग थोड़े रास्ते से दूर हो, और कुछ लोग बहुत दूर हो। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सभी लोगों को ये समझनी है कि आई एम श्योर इंडिया में अगर आप हो और इंडियन हो तो क्रिकेट के बारे में सब जानते हो। क्रिकेट में जब पहली इनिंग खत्म होती है तो स्कोर बोर्ड पर एक नंबर लिखा जाता है। जब पहली इनिंग खत्म हुई एक स्कोर बोर्ड पे नंबर आ जाता है, और वो नंबर सिर्फ एक अपडेट होता है, वो मैच का रिजल्ट नहीं होता। असली मैच स्टार्ट होता है सेकंड इनिंग में, जिससे रिजल्ट निकल कर आता है। बड़े बड़े कमबैक, बड़े बड़े कोलैप्स सब सेकंड इनिंग में होते हैं। सेकंड बेसिकली फर्स्ट इनिंग डिसाइड ही नहीं करती है कि जीत हार क्या होगी। एक्चुअली देखा जाए तो सेकंड इनिंग में डिसाइड होता है कि जीत हार क्या होने वाली है। आप अभी लाइफ के उस पॉइंट पर खड़े हैं जहां फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई है इस साल की, जनवरी से जून तक। वो आपकी फर्स्ट इनिंग थी। कुछ अच्छा हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रोमिसेस आपने तोड़ दिए, कुछ प्रोमिसेस आपने निभाए, कुछ आपने अपने आप से तोड़े, कुछ दूसरों से तोड़े। ठीक है, ये सब चलता रहा। अब ये स्कोर बोर्ड है, अब ये मैच का रिजल्ट तो नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है, अभी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। जुलाई से सेकंड इनिंग शुरू होने वाली है, और इसीलिए इस मोमेंट पर इस सेशन को किया जा रहा है। आज के सेशन में हम वो एग्जैक्ट रोड मैप बनाएंगे जो आपको 1st जुलाई से 31st दिसंबर तक फॉलो करना है। और ये माइंडसेट से शुरू होगा, मैनिफेस्टेशन से होकर एक्शन पर खत्म होगा। और इस सेशन के एंड तक आपके पास सिर्फ मोटिवेशन नहीं होगा, आपके पास एक सिस्टम होगा, एक ऐसा सिस्टम जो डे 1 से शुरू होगा और डे 184 तक चलेगा, 184 दिन तक चलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप एक बात को ध्यान से सुने कि ये सेशन मैं कैजुअली नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं उतनी सीरियस आप रहे। मैं जब भी सोच रहा था कि मैंने सोचा कि चलो यार कि सिर्फ एक सेशन करना है कि या इस जो मिड पॉइंट है इस साल का, उसका उस वक्त कुछ एक बहुत ही पावरफुल चीज होनी चाहिए ताकि हम सब लोग वापस से डायरेक्शन में आ सके। एंड जिसकी वजह से एग्जैक्टली ये हो कि हम अपनी लाइफ में कुछ रियल चेंज ला सके, लास्टिंग चेंज ला सके, ताकि हमारे जीवन में जो हम चाह रहे हैं हम उस डायरेक्शन में बढ़े और वो चीजें मैनिफेस्ट हो पाए। तो जो भी मैं आज शेयर करने वाला हूँ वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने खुद भी अप्लाई किए, जो मैंने अपनी जर्नी में यूज किए, और हजारों लोगों को मैंने सिखाए, बताए अलग अलग तरीकों से। तो फोन साइड में बिल्कुल रख देना, अगले 1.5 घंटा अराउंड 90 मिनट्स प्लीज मुझे देना। ठीक है, कोशिश करेंगे हम 90 मिनट्स में ये अप्रोक्सीमेटली खत्म हो। एक पेन पेपर निकाल के रखिएगा, क्योंकि अगले जो 90 मिनट है हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम जो आज से शुरू होकर 31st दिसंबर तक चलेगा और आपको एक बिल्कुल नया इंसान बनाएगा। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ग्रेट। ये आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज करने में मदद करेगा, ये आपको ये जानने में मदद करेगा कि आप कहीं पर कुछ ऐसा तो नहीं जो मिस कर रहे हो। और एक बात को आप समझते रहना, देखो ये सेशन इतना जरूरी है क्यों। देखो मैं जानता हूँ आप लोग ना मोटिवेशनल कंटेंट काफी सारा कंज्यूम करते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे, है ना, रील्स देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे पूरा भरोसा करो। लेकिन उसके बाद होता क्या है, 2 दिन का एक्साइटमेंट रहता है और तीसरे दिन वही पुराना रूटीन वापस से आ जाता है। करेक्ट है, इसका सिंपल सा रीजन पता क्या है, हमें नॉलेज तो मिल जाती है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं मिलता। हमें बताया जाता है कि मैनिफेस्ट करो, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि मंडे को सुबह उठकर 6 बजे 5 बजे करना क्या है मुझे, वो मेरा रोड मैप क्या होगा। तो आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से करने वाले हम लोग। नंबर 1, ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको अगले 184 दिन तक फॉलो करना है। नंबर 2, हर टेक्निक के पीछे हम एक रियल एग्जांपल देखेंगे, कहानी के बारे में जानेंगे अगर कुछ हुई तो, और किसी किताब के बारे में जानेंगे, चाहे वो हिस्ट्री से हो, चाहे वो क्रिकेट से हो, या अलग अलग रेफरेंसेस है, स्टैट से हो, साइंटिस्ट के थ्रू हो, रिसर्चर्स के थ्रू, ताकि ये सिर्फ थ्योरी ना लगे आपको, बल्कि आपको दिखे कि ये रियल जिंदगी में काम करता है। और एक बात बहुत क्लियरली समझनी है हम सभी को, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि आप बेड पर लेटे लेटे कुछ सोचते सोचते और यूनिवर्स वो आपको दरवाजे पर लेकर आ जाता है। मैनिफेस्टेशन एक पार्टनरशिप है, आपका माइंड, आपका बिलीफ और आपके एक्शन। वापस बोलता हूँ, आपका माइंड, आपके बिलीफ और आपका एक्शन, ये 3 चीजें मिलकर काम करते हैं। और हम आज वो तीनों चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये मैं क्लियर कर देता हूँ, नोइंग एंड डूइंग, इसके बीच में बहुत सारा गैप होता है, बहुत सारा। नोइंग एंड डूइंग, ये बहुत चीजें हैं इसके बीच में। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, गोल्स को लिखना चाहिए, हैबिट अच्छी होनी चाहिए, ये नॉलेज हर किसी के पास है, लेकिन सिर्फ 1 या 2% लोग ही एक्चुअली उसको अप्लाई करते हैं।
डेली कंसिस्टेंटली बिना छोड़े। क्यों? क्योंकि ये जो गैप है ना, सिर्फ नॉलेज से फिल नहीं होता, ये सिस्टम का गैप है। जब तक कोई चीज एक क्लियर, एक सिंपल, एक डेली स्ट्रक्चर में नहीं आ जाती है हमारे पास, दिमाग उसे इंपॉर्टेंट तो मान लेता है लेकिन अर्जेंट नहीं मानता। यू नो दैट इंपॉर्टेंट अर्जेंट थिंग। और हमें ये बात पता है कि इंपॉर्टेंट पर काम, मतलब आप समझो ना कि हमें ज्यादातर हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट चीजों को टाइम से करते नहीं है, तो वो अर्जेंट बनी जाती है। और आज का पूरा सेशन जो इसी गैप को फिल करने में काम आएगा, इसीलिए ये डिजाइन किया गया। नॉलेज को एक डेली सिस्टम में कन्वर्ट करना जरूरी है ताकि आपका कल कभी ना आए, हर दिन आज ही रहे। ठीक है, तो उसके रेफरेंस में बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। क्रिकेट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम सेशन बाय सेशन अप्रोच कहते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी भी टेस्ट मैच फॉलो किया। T20 का टाइम है, IPL का टाइम है, ODI भी बहुत कम हो गए हैं, बट जब आप टेस्ट मैच हम देखते थे तो मेरे को आज भी माय फेवरेट इज टेस्ट मैच। 5 दिन सुबह से शाम तक टीवी चलना चाहिए एंड दैट्स इट। अब तो काफी साल हो गए टू गेट इनटू दैट जोन। मैं तब बहुत मैच देखते थे हम लोग जब व्हेन सचिन तेंदुलकर खेलते थे, तो मतलब वो एरा वहां खत्म हुआ और उसके बाद हमारा क्रिकेट से थोड़ा सा अभी भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, बट अब हाईलाइट देख लेते हैं। और हाईलाइट आजकल तो हाईलाइट भी नहीं देख पाते, बट हाँ आई लव क्रिकेट, भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि अभी भी क्रिकेट हम तब तक देखते रहेंगे जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे हैं, उसके बाद पता नहीं। ठीक है, तो क्या होता है आपको देखना कि कोचेस अपने प्लेयर को पूरा मैच, जब टेस्ट मैच के बारे में बात करें ना, अपने प्लेयर को पूरा मैच एक साथ नहीं दिखाते, पूरे मैच के बारे में एक साथ नहीं बताते। पूरा मैच देखने से प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है। इसके बजाय वो मैच को छोटे छोटे सेशन में तोड़ते हैं। पहला सेशन, दूसरा सेशन, 3 सेशन, तो एक्चुअली देखा जाए तो 3 सेशंस होते हैं। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, कुछ इस तरह के सिमिलर सेशंस ODI में भी लोग रखते होंगे और T20 में भी रखते होंगे, बट ब्रॉडली टेस्ट मैच में ही फॉलो किया जाता है। और अगर आप देखेंगे द रियल क्रिकेट पीपल, रियल फैन ऑफ क्रिकेट, दे विल से कि रियल क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट। और हम भी यही करेंगे। हम अपने 184 डेज को पूरे साल के प्रेशर के साथ नहीं देखेंगे, हम उन्हें मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे। और जैसे हर क्रिकेट सेशन का एक अपना गोल होता है, कभी सिर्फ विकेट बचानी होती है, कभी रन रेट को एक्सेलरेट करना होता है, वैसे ही 6 महीने के हर महीने, हर हफ्ते में हमारा स्पेसिफिक गोल होगा और धीरे धीरे हम उस रोड मैप पर आएंगे। लेकिन पहले फाउंडेशन समझना जरूरी है, क्योंकि बिना फाउंडेशन के कोई भी रोड मैप बस एक लिस्ट बन के रह जाएगा, सिस्टम नहीं बनेगा। और अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड इनिंग। ओके, अब जो भी फर्स्ट इनिंग में हुआ वो फाइनल रिजल्ट तो है नहीं, लेकिन वो बिल्कुल वेस्ट भी नहीं है। क्रिकेट में फर्स्ट इनिंग का स्कोर दूसरी टीम के लिए टारगेट सेट करता है। ठीक है ना, करेक्ट है ना? वो बैटिंग टीम को ये बताता है कि एग्जैक्टली कितना चेस करना है। अपनी फर्स्ट इनिंग को भी वैसे ही देखना है। अब जो भी पिछले 6 महीने में हुआ है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसने आपको एग्जैक्टली बताया कि आपको कहां पर इंप्रूव करना है, कहां स्ट्रांग होना है। अब ये डेटा है, ये जजमेंट नहीं है। आज हम ये देखते हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल क्रिकेट के बारे में बात करें, अब पहली इनिंग में आपको ODI मैच में या T20 मैच में 200 रन बनाने थे, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपने 120 ही रन बनाए। अब आप बैठते नहीं हो, आप ये सोचते हो कि चल ठीक है यार, आप 120 को डिफेंड करते हैं ना यार, आप स्ट्रैटेजी बदलते हो और उससे बेहतर करने की कोशिश करते हो। तो आपने अब तक क्या किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आगे क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वापस वही बोल रहा हूँ, ये डेटा है, ये जजमेंट नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है। और हम उसी डेटा को यूज करके अपनी सेकंड इनिंग का प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विच इज कॉल्ड माइंडसेट। क्योंकि एक्चुअली मैनिफेस्टेशन यहीं से शुरू होती है, यहीं से मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सच, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपके कॉन्शियस माइंड से लगभग 10 लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। ये बात हमें पता है। कॉन्शियस माइंड वो है जो डिसाइड करता है कि आज लंच में क्या खाना है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो डिसाइड करता है कि आप जिंदगी के किस लेवल तक पहुंचेंगे, क्योंकि वही आपके बिलीफ्स हैं, वही आपके पैटर्न्स हैं, वही आपके ऑटोमेटिक रिएक्शंस स्टोर होते हैं बाय डिफॉल्ट। करेक्ट है। यहाँ एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आता है मैनिफेस्टेशन का, जो मैनिफेस्टेशन को भी बहुत लॉजिकल बना देता है, जिसका नाम होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये आपके ब्रेन का वो हिस्सा होता है जिसका काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। दुनिया में लाखों इन्फॉर्मेशन आती रहती है, हर सेकंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन RAS डिसाइड करता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको रिसीव करना है, किसको स्टोर करना है, किसको नहीं करना है। जब आप बार बार किसी गोल पर फोकस करते हैं, जब आप उसको बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, आप उसके बारे में लिखते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप अपने RAS को ट्रेन कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाओ, ये मुझे चाहिए, ये मुझे मैनिफेस्ट करना है, ये चाहिए, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे खराब लगता है, सब चीजें पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग। इसलिए जब लोग नई कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है, अचानक से वही कार उनको हर जगह दिखाई देती है। जब वो फोन खरीदना चाहते हैं, वही फोन हर जगह दिखाई देता है। जब वो लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, वही लैपटॉप हर जगह दिखाई देता है। एंड दिस इज कॉल्ड RAS। कार अचानक से ज्यादा नहीं बन गई थी रोड पे, RAS ने उसे इंपॉर्टेंट
मार्क किया और इसलिए आप उसको नोटिस करने लगे। अब यही मैनिफेस्टेशन का भी साइंस है। आप जब किसी गोल को क्लियरली बार बार अपने इमोशन के साथ अपने दिमाग में रखना शुरू करते हैं तो आपका ब्रेन लिटरली अपॉर्चुनिटीज, लिटरली लोग, लिटरली रिसोर्सेस नोटिस करना शुरू कर देता है जो पहले भी वहां थे लेकिन आपको दिख नहीं रहे थे। बस यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिनेटिंग रिसर्च भी है जो इसी प्रिंसिपल को अलग अलग एंगल से प्रूव भी करती है। एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था रॉबर्ट रोजेंथल एंड लेनोर जेकॉब्सन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें टीचर को बताया गया कि उनकी क्लास में कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट है जिनका पोटेंशियल बहुत हाई है, जबकि असल में ये जो स्टूडेंट थे ना रैंडमली इनको चुना गया था और उनकी एक्चुअल एबिलिटी का लेवल एवरेज था। सिर्फ इस बिलीव की वजह से कि ये स्टूडेंट स्पेशल है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, टीचर ने उनको बिना जज किए, बिना और ज्यादा जाने उनको पूरा अटेंशन दिया, ज्यादा एनकरेजमेंट दिया। सोचा ये तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, इनको पुश करते हैं, और ज्यादा पॉजिटिविटी से बात की, ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना शुरू किया। ईयर के एंड में जिन लोगों को रैंडमली चुना गया वही स्टूडेंट असल में बाकी सब जो टॉप परफॉर्मर थे उनसे भी बेहतर परफॉर्म कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि वो बिलीफ था। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। क्या बोलते हैं? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हमने एनएलपी में भी बात की थी इसके बारे में। और ये हमें दिखाता है कि बिलीफ चाहे खुद का हो चाहे दूसरा का हो, डायरेक्टली बिहेवियर को शेप करता है और बिहेवियर रिजल्ट को शेप करता है। और ये सिर्फ दूसरों के बिलीफ से हो सकता है जो सोचा जाए। जब आप खुद अपने बारे में वो बिलीफ होल्ड करते हो, कितना पावरफुल इफेक्ट उसका क्रिएट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब व्हेन यू टॉक टू योर किड्स, जब घर में बच्चों से बात करते हो तो प्लीज बी पॉजिटिव, एनकरेज करो, एनकरेज करो, उनसे पॉजिटिव बातें करो, नेगेटिव कन्वर्सेशन के सामने मत करो, बिकॉज इट इज ऑल योर एनर्जी विच गोज इन। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड सालों से मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मुझे ये नहीं आता, मैं नहीं सीख सकता, मेरे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मेरे तो दोस्त नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, इन जैसे बिलीफ लेके चल रहा है, तो आरएस क्या कर रहा है? आरएस उन्हीं बिलीव्स को सपोर्ट करने वाली चीजें दे रहा है। आपको वैसे ही लोग मिल रहे हैं जो बोलते हैं यार तुम्हारे पास वैसे नहीं है। आपको वैसे ही लोग मिलते हैं जो बोलते हैं यार तुम्हें तो ये नहीं आता। आपको सेम एक्सक्यूज प्रूव होते हैं आपके, और आप अपने आप को बोलते हो देखा मैंने कहा था ना कि मेरे पास सपोर्ट नहीं तो मेरे को काम नहीं मिलेगा, या मेरे पास अप्रोच नहीं तो मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला काम जो करना है, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना। लिमिटिंग बिलीफ को, एक बहुत ही पुरानी चाइनीज कहानी है जो बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट राइटर यूज करते हैं। वो कहानी है बैम्बू ट्री की कहानी। चाइनीज बैम्बू का जो बीज जब जमीन में डाला जाता है तो पहले साल उसमें कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल भी कुछ नहीं दिखता, तीसरे साल भी कुछ नहीं दिखता नहीं है इसमें। सोचो चौथे साल भी कुछ नहीं दिखता। किसान रोज पानी डालता है, ध्यान रखता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ आता नहीं है। लेकिन 5वें साल में, सिर्फ 5वें साल के सिर्फ 6 हफ्तों में, फर्स्ट 6 वीक्स में वो अचानक से 80 फीट तक ग्रो करता है। 80 फीट। सवाल यह है कि क्या वो बैम्बू सच में सिर्फ हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो 5 साल में बढ़ रहा था, जमीन के नीचे जड़ें बनाने में, एक फाउंडेशन बनाने में। और वो इतनी स्ट्रांग बनी कि वो 80 फीट का जो बैम्बू था ना, उसका वेट को संभाल सके। हमारी लाइफ में भी जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, मैंने इतना किया, कोई रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा, हो सकता है कि आप उनकी जड़ें बना रहे हैं। और अगले 6 महीनों में हम एग्जैक्टली यही करेंगे कि अगर कुछ गड़बड़ है तो उनको ठीक करेंगे, जड़ें और स्ट्रांग बनाएंगे, लेकिन ऊपर भी बिल्ड करेंगे। और जब ग्रोथ आएगी वो सस्टेन करेगी, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ में रहेगी, वो ज्यादा जरूरी है। दूसरी एक और बहुत अच्छी कहानी है, ये आपने शायद सुनी होगी, लेकिन मैं आज फिर से सुनाता हूँ क्योंकि ये लिमिटिंग बिलीफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। सर्कस में एक बहुत बड़ा हाथी होता है जिसका वेट टन्स में होता है, और उससे एक छोटी सी पतली सी रस्सी से बांध के रखा जाता है, एक छोटी सी लकड़ी के कीले पर। अब वो हाथी चाहे तो उसे सेकंड में उस रस्सी को भी तोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा बच्चा था ना, उसी रोप से उसे बांधा गया था, और तब वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि उस रस्सी को तोड़ सकता। उसे तब ट्राई किया, तब वो फेल हो गया, और सीख लिया उसने कि मैं इस रोप से कभी मैं निकल नहीं पाऊंगा, मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा हो चुका होता है, तो भी वो सेम बिलीफ कैरी करता है। पुराने लिमिटेशंस जब वो हाथी बड़ा हुआ, वो कैरी फॉरवर्ड हुए और वो आगे नहीं बढ़ पाया। और ये कहानी हर किसी को पता है, बट हम ये भूल जाते हैं कि ये कहानी सिर्फ उस हाथी की नहीं है, कि कहानी हम में से बहुत सारे लोगों की हो सकती है। बहुत से हमारे पास भी ऐसे ही रोप्स होते हैं। कोई पुराना एक्सपीरियंस, किसी ने कुछ बोल दिया था बचपन में, एक बार फेल हो गए किसी चीज में, और हम आज भी उसी बिलीफ को कैरी कर रहे हैं, जबकि हम वो हाथी नहीं रहे।
जो पहले थे। अब हम बड़े हो चुके हैं, हमारी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, लेकिन हमारा बिलीफ वही रोप, वही रस्सी पकड़ के बैठा हुआ है। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक और कहानी मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये कहानी सुननी बहुत जरूरी है और आप इससे और भी रिलेट कर पाएंगे। एक कहानी है जिसको बोलते हैं एकर्स ऑफ डायमंड्स, रसेल कॉनवेल की कहानी। एक अफ्रीका का फार्मर था, ध्यान से सुना, अफ्रीकन फार्मर। उसने क्या किया, उसने अपनी जमीन को बेची, ठीक है, बहुत सारी जमीन थी उसके पास। जमीन को बेचता, जमीन का एक टुकड़ा बेचता और वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के लिए निकल जाता है। ट्रैवल करके वो क्या करता था, वो डायमंड ढूंढता था। डायमंड सपने लेकर, पैसे लगाकर सालों घूमता रहता, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। आखिर में गरीब रहा, थका हुआ रहा और अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता। बहुत फेमस कहानी है। लेकिन जिसने उसकी जमीन खरीदी थी, एक दिन उसने जब वो अपने खेत से गुजर रहा था, उसने देखा कि उसके खेत के बीच से ही ना नदी भी आती थी, जो जिस पर उसका ही ओनरशिप था। उस नदी के बीचों बीच में एक चमकता हुआ पत्थर दिखा और पता चला कि वो एक डायमंड है। वो जमीन जो फार्मर छोड़ के गया था, वो दुनिया की, मतलब आप ये सोचिए कि दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइंस में से एक निकली, जिसका नाम था किम्बरले डायमंड माइंस, साउथ अफ्रीका में। दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइंस। इसका मतलब क्या है, इसका लेसन क्या है, सोचो। बहुत बार हम बाहर अपॉर्चुनिटी देखने के लिए निकल जाते हैं, जबकि रियल अपॉर्चुनिटीज, रियल डायमंड्स ऑलरेडी हमारी अपनी जमीन में, हमारी करंट स्किल्स में, हमारे करंट रिलेशनशिप में, हमारे करंट रिसोर्सेज में छुपे हुए होते हैं। माइंडसेट का काम सिर्फ नए बिलीफ्स बनाना नहीं है, ये देखना भी है कि जो ऑलरेडी आपके पास है उसमें कितना पोटेंशियल है, जो अभी तक आपको दिख ही नहीं रहा है। तो जब हम 6 महीने के गोल जब सेट करेंगे, एक बार ये जरूर अपने आप से जरूर पूछना, क्या ये गोल किसी नए दूर के डायमंड की तरफ तो नहीं ले जा रहे? क्या मुझे पहले अपने खुद की जमीन एक्सप्लोर नहीं करनी चाहिए? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं ये कहानी सुना रहा हूं यहाँ पर। तो माइंडसेट का काम क्या है? माइंडसेट का काम है पहचानना कि आपका कौन सा रोप है, आपकी रस्सी कौन सी है। और दूसरा काम है डेली प्रैक्टिस के थ्रू नए बिलीव्स को इंस्टॉल करना। इसका साइंटिफिक नाम क्या है पता है? आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपका ब्रेन एज चाहे कुछ भी हो, नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है। जब आप बार बार एक नए थॉट्स को बार बार सोचते हो, नए पैटर्न्स को बार बार रिपीट करते हो, तो नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो जाते हैं। जिस तरह जंगल में बार बार चलने से रास्ता बन जाता है, वैसे ही नए थॉट्स भी बार बार सोचने से नए न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। यही रीजन है कि सिर्फ एक बार अफर्मेशन बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन डेली रिपीटिशन करने से नए पाथ बनते हैं। पुराना रूप टूट जाता है, पुराने बिलीफ टूटते हैं, ये सब कमजोर हो जाता है। और इस पूरे डिस्कशन का अगर हम एक अम्ब्रेला टर्म के बारे में बात करूं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूं, साइकोलॉजिस्ट कैरल डवेक इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग किताब, माइंडसेट बाय कैरल डवेक। इन्होंने रिसर्च में और अपनी किताब में भी इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसके अपोजिट होता है फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि उसकी एबिलिटी, उसकी इंटेलिजेंस, उसका जो टैलेंट है, ये सब फिक्स है। टैलेंटेड लोग पैदा होते हैं, बाद में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान क्या सोचता है? वो एफर्ट लगाकर एबिलिटी बिल्ड करता है, प्रैक्टिस से वो डेवलप करता है। वो ये जानता है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करूंगा तो मैं कहां तक पहुंच सकता हूँ। कैरल डवेक की रिसर्च में, इस किताब में भी बताया गया कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को थ्रेट की तरह, डेंजर की तरह नहीं देखते, वो अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। फेलियर उनके लिए, मैं फेलियर हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं किसी काबिल नहीं हूं, मैं तो नालायक हूं, ये सब नहीं सोचते। वो हर फेलियर को वो सोचते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैंने अभी क्या सीखा, मैं कहां तक पहुंच चुका हूं। ये एग्जैक्ट शिफ्ट हम अगले 184 डेज में करना चाहते हैं। हर मिस हुए दिन को, हर स्लो मंथ को फेलियर की तरह नहीं समझना, हर चीज को डेटा की तरह देखना है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर चीज डेटा है, जजमेंट कुछ नहीं है। तो हम कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, बट हर चीज को लर्निंग की तरह देखना है। जब हर चीज को लर्निंग की तरह देखेंगे तो एक्चुअल इंप्रूवमेंट होना शुरू होगी। मेक सेंस? अगर आप सेशन के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है बहुत कुछ सीखने को तो डेफिनेटली मिल रहा है। एक सपोर्ट चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जितने ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो, ये सारे कोर्सेज जो इस चैनल पर हम डालते हैं, जो अब तक डालते हैं, चाहे वो होपोनोपोनो हो, चाहे वो NLP हो, चाहे बाकी सारे कोर्सेज हो, अट्रैक्ट मनी हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, इतने एडवांस कोर्सेज जो हम फ्री में सब लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी की सारी बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक देखना। दूसरे हिस्से के बारे में बात करें हम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के जो प्रैक्टिकल टूल्स हैं उनके बारे में। ठीक है, अब जो माइंडसेट की फाउंडेशन हमने बनाई, अब उसके ऊपर आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करके देखते हैं,
लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रिंसिपल है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप हैं वही लाइफ में मैच होगा। सिंपल। अगर आप एक सही फ्रीक्वेंसी पर है, सही लोग आएंगे, सही अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सही चीजें मैनिफेस्ट होंगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अभी खराब है तो आप खराब चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे। सिंपल कनेक्शन है। अगर आपको मुझसे मिलना है और मैं 15th फ्लोर पर रहता हूं तो आपको अपने आप को 15th फ्लोर पे लाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी इधर उधर वाले फ्लोर पर आएंगे, मुझसे नहीं मिलेंगे, किसी और से ही मिल रहे होंगे आप। सिंपल कनेक्शन। ये एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी के बारे में है। तो जब हम फियर, जब हम लैक, जब हम फ्रस्ट्रेशन की फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, लाइफ आपको ऐसे ही सिचुएशन देती है। जब आप ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस, काम, कॉन्फिडेंस, इन वाली फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं तो लाइफ आपको वैसी अपॉर्चुनिटी देती है। बहुत सारे लोग मुझे कंसिस्टेंटली ये बात बोलते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं बोलता हूं कि बहुत बहुत बधाई हो, आप अपनी सक्सेस को डीले कर रहे हैं। क्योंकि लोगों के लिए आज के टाइम में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना, गुस्सा करना, ये प्रायोरिटी है। ये नहीं कि मैं अपनी एनर्जी ठीक करके मैं सफल हो जाऊं। और वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, सबसे ज्यादा अपने सपनों से दूर रहते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी को कंसिस्टेंटली डिस्टर्ब करते हैं। और प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनकी फ्रीक्वेंसी है, उनकी एनर्जी है, कोई भी हिला देता है। मतलब कोई उनके पास आके उनको फूंक मारता है, वो फ्रीक्वेंसी उनकी हिल जाती है। इतना आसान होता है उनको फ्रस्ट्रेट करना, इतना आसान होता है उनको गुस्सा दिलाना। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मतलब साफ है कि मेरी जो किस्मत है, मेरी किस्मत मेरे हाथ में नहीं है। मेरी डोर तो 50-100 लोगों को मैंने दी हुई है। वो जिस तरह से खींचता है मैं खींचता चला जाता हूं। यानी कि आई हैव जीरो कंट्रोल ओवर माई ओन लाइफ एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। यही हो रहा है। कोई भी कुछ भी बोल जा रहा है, मैं परेशान हो जाता हूं। किसी ने मुझे डांट दिया, अब मेरा तो मूड ही खराब हो गया। किसी ने मुझे मेरा फोन पिकअप नहीं किया, मेरा मन ही खराब हो गया। और उस सिर्फ मन खराब नहीं होता। मन खराब होने के बाद आप क्या करते हो? उस दिन आप खाना नहीं खाओगे, उस दिन आप ठीक से बात नहीं करोगे, उस दिन आप जिम नहीं जाओगे, उस दिन आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखोगे, उस दिन आप ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे, उस दिन आप अपने काम पर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, सड़े ऐसे रहोगे। सॉरी ऐसा बोल रहा हूं, बट दिस इज द हार्डकोर फैक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि माई एनर्जी डिसाइड्स एवरीथिंग व्हाट आई डू, बट व्हाई आर यू गिविंग द कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ टू अदर्स? ध्यान रखना, वो अदर्स नहीं है वो आपके परिवार का ही हिस्सा। लेकिन वो तो मजे में है, वो तो आपको कुछ बोल कर चले गए। पीछे से परेशान कौन है? पीछे से परेशान सिर्फ आप हो और कोई परेशान है ही नहीं। और यही तो सबसे बड़ा गैप हो जाता है। यहीं पर तो हम फंस जाते हैं कि यार पीछे से कोई है ही नहीं। अब ये क्यों हो रहा है? सोचो, अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट है अपनी एनर्जी का ध्यान देना। इसका मतलब ये नहीं कि फील गुड करने के लिए हमें सब कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारी जो इंटरनल स्टेट है, आपकी एक्सटर्नल एक्शन की क्वालिटी डिसाइड करेगी यार। तो कोई भी कुछ भी आके कुछ भी कहे, मेरे को अपना इंटरनल स्टेट खराब नहीं करना है, नहीं करना, क्योंकि वो मेरा एक्सटर्नल एक्शन डिसाइड कर रहा है। जो इंसान फियर में है वो कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन नहीं ले सकता। जो इंसान कॉन्फिडेंस में है वो बोल्ड एक्शन लेगा, और जो बोल्ड एक्शन लेता है उसके एक्शन उसके बाय डिफॉल्ट नए दरवाजे खोलते ही होंगे ना। मैनिफेस्टेशन के कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी हैं जिन्हें हम अभी अल्टीमेटली यूज करेंगे, और आपको ये समझ में आएगा कि यार मैं बस अपनी एनर्जी खराब नहीं कर सकता। मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओनली थिंग आई नीड टू वर्क ऑन इज कि मेरी एनर्जी खराब ना हो, बिकॉज जैसी मेरी एनर्जी होगी वैसे ही चीजें मैं अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने वाला हूं। सिंपल है ये, एंड इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें कोई समझने में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होनी चाहिए। आई एम श्योर इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड। प्लीज एंश्योर, एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, स्टॉप गेटिंग एंग्री फॉर नो रीजन, और इवन फॉर अ रीजन क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली इट इज नॉट लीडिंग टू योर सक्सेस। सिंपल। आपकी एनर्जी डिसाइड कर रही है कि आपको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बात करूंगा, टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा, जो कि आपको अगले 6 महीने में फॉलो करनी है। पहली टेक्निक, विजुअलाइजेशन। जोसेफ मर्फी की बुक है द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड। इसके ऑथर हैं जोसेफ मर्फी। बहुत ही अमेजिंग किताब। एक कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिन एक्सपीरियंस में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप अपनी आंखें बंद करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी डिटेल में एक सीन को इमेजिन करते हैं जैसे वो आपको चीज ऑलरेडी मिल चुकी है, लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं, आप अपना ड्रीम अचीव कर चुके हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है और वैसे ही इमोशंस क्रिएट करते हैं, वैसे ही न्यूरल पाथवेज ट्रिगर होते हैं जैसे असल में हो रहे हो। आज भी खुद सोचो, आज भी जब आप अपने पहले दूसरे तीसरे प्यार को याद करते हैं, एक चेहरे पे मुस्कुराहट आती है ना, वही फीलिंग याद आती है। करेक्ट और नॉट? आती ही नहीं आती। आज भी जब अपने पार्टनर से आप पहली बार मिले हो तो उस मोमेंट को याद करते हैं, वो फीलिंग आती ही नहीं आती है। यू फील दोस इमोशंस। कुछ इमोशनल मोमेंट आपके अंदर हमेशा से रहते हैं, कभी आप उनको छोड़ते नहीं हो। उन इमोशनल मोमेंट्स को क्यों नहीं छोड़ पाते आप? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस है वो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता। वो 50 साल पहले हुआ होगा, 20 साल पहले हुआ होगा, 10 साल पहले हुआ होगा, लेकिन फीलिंग इमीडिएटली वापस आ जाती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस को लगता है ये हो रहा है, ये अभी चल ही रहा है ये। अब इस वजह से क्या होता है? इस वजह से हमारे जो न्यूरल पाथवेज ट्रिगर होते हैं, न्यूरल पाथवेज ट्रिगर हो जाते हैं, जहां से नई कहानियां बनती हैं,
यही वजह है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एथलीट्स को मेंटल रिहर्सल कराया जाता है। अपने परफेक्ट शॉट को इमेजिन करो, अपनी परफेक्ट रेस को दौड़ो, अपना बेस्ट स्पोर्ट खेलो, इमेजिन करो पहले एंड देन प्ले। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी वही मसल मेमोरी बिल्ड करने लग जाती है। मसल मेमोरी क्या होती है? मसल मेमोरी हम श्योर आप लोगों को पता होगा। मसल मेमोरी जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले गाड़ी चलाते थे, सब लोगों को गाड़ी चलानी आती होगी। पहले कैसे चलाते थे गाड़ी? पहले ऐसे चलाते थे, गियर बॉक्स, ओके, क्लच कहां पर है, ब्रेक कहां पर। अब कैसे चलाते हैं? कुछ नहीं पता आपको कहां है, यू डोंट केयर एंड इट इज हैपनिंग, इट इज स्टिल हैपनिंग बिकॉज इट इज स्टोर्ड हियर। वो यहां पर स्टोर हो चुकी है। आप अपने कमरे से बाहर निकलते हो, बाय डिफॉल्ट आपका हाथ स्विच पर पड़ता है, लाइट ऑफ पर पड़ता है। चाहे कमरे में कई बार ऐसा होता होगा, कई बार उस कमरे में ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, लेकिन वो मसल मेमोरी ऐसे बिल्ड हो चुकी है, वॉशरूम से जाते वक्त, निकलते वक्त, घर से निकलते वक्त बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। फिर अरे यार तुम बैठे हो, मैं तो ऑन, सॉरी। ये क्या है? ये मसल मेमोरी ही तो है, इसमें कुछ नहीं है रॉकेट साइंस। ये मसल मेमोरी बिल्ड हो चुकी है। अब यही इंपॉर्टेंट है, मसल मेमोरी का बिल्ड होना, दिमाग में बार बार देखना, दिमाग में बार बार उसी चीज के बारे में सोचना और मसल मेमोरी को बिल्ड करना। अब यहां पर क्या करने की जरूरत है? यहां पर हर रोज जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने से जमीन पर पैर रखने से पहले आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और अपने उस भविष्य को देखेंगे जो आप चाहते हैं कि वो हो आपके साथ, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप चाहते हो। अब इसमें खूबसूरती बताइए क्या इसमें? इंक्लूड करो अपनी सेंसेस को कैसे इंक्लूड करोगे? सेंसेस को इंक्लूड करो कि कौन कौन सी आवाजें वहां पर आ रही हैं आपके पास। लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं, लोग आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हो? ठीक है, आप क्या देख रहे हो? लोगों की क्या बातें सुन रहे हो? आप वहां पर कोई टच का एक्सपीरियंस है क्या? लोग आपका हैंडशेक कर रहे हैं तो हाथ मिला रहे हैं, बुके दे रहे हैं, एंड फीलिंग ऑफ कि वो आज जैसे हुआ है तो मेरे साथ क्या होने वाला है। इमेजिन करो जब आपको अपना पहला प्यार हुआ था, पहला है, दूसरा है, तीसरा, जब भी जितने भी नंबर का, सोचो ना आप अपने पार्टनर के बारे में मतलब सोचते थे, आज भी शायद सोचते होगे, तो एक बॉडी में ना एक अलग एनर्जी वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती है। कैसे हो जाता है सब? बिकॉज बॉडी फील्स दैट इट इज हैपनिंग इन रियलिटी इवन राइट नाउ, इट इज सो रियल एंड दैट्स व्हाट, ऐसी ही ह्यूमन बायोलॉजी बनी है, ये ऐसे ही काम करता है सब कुछ। लेकिन एक बात बोलूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे इमेजिन कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि मैं सही विजुअलाइजेशन कर रहा हूं। जब आपके सपने के बारे में सोचते हो, रोंगटे खड़े होते हैं ना, ये सही इमेजिनेशन है। अंदर से एनर्जी आती है ना, वाइब्रेशन आती है, वही है। जब आप अपने पार्टनर के बारे में सोच के जो एनर्जी महसूस करते हो ना, वाइब्रेशन महसूस करते हो अपनी बॉडी में, वो जब अपने सपनों के बारे में करना शुरू करते हो तब मैनिफेस्टेशन होती है। ये इसलिए जरूरी है डिटेल में जानना, डिटेल में उस चीज को महसूस करना हर सपने को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो हर रोज सुबह और हर रोज रात को जब बेड में चले गए, मैं एक लाइन हमेशा यूज करता हूं कि सपने देख कर सोया करो, सपने देख कर सोना। हर रोज सपने देखा करो, फिर सोने जाया करो। बेड में चले गए, आंखें बंद हो चुकी हैं, लाइट ऑन, एसी 20 पर, 18 पर, 22 पर हो चुका है, चादर तन चुके हैं। अब पहले विजुअलाइजेशन करना है और विजुअलाइजेशन करते करते सो जाओ, नो प्रॉब्लम, 2 मिनट में सो जाओ। एवरी डे इट हैज टू हैपन, ये होना ही होना है। सेकंड टेक्निक जो आपको करनी है, इट इज कॉल्ड अफर्मेशन राइटिंग। अफर्मेशन राइटिंग क्या होती है? अफर्मेशन वो स्टेटमेंट्स होती हैं, अफर्मेशन वो स्टेटमेंट होती हैं जो आप ऐसे लिखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपको, और इसका 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 3 पार्ट में एक स्ट्रक्चर बनता है। पहला होता है ग्रैटिट्यूड, सेकंड जैसे वो हो चुका है, तीसरा आपकी फीलिंग। जैसे आपने कहा कि मुझे एक जॉब चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब चाहिए तो आप पहले तो ग्रैटिट्यूड लिखते हो। ग्रैटिट्यूड किसको? अपने भगवान को, अपने यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू महादेव, थैंक यू बजरंगबली, जिसको भी आप मानते हो, थैंक यू गुरुजी, जिसको भी आप मान रहे हो, पहले वो ग्रैटिट्यूड। फिर दूसरा हिस्सा, जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, थैंक यू गॉड, मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी वाली जॉब मिल चुकी है। सेकेंड पार्ट, ऑलरेडी मिल चुकी है। थर्ड पार्ट, आप कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, परिवार में सब लोग बहुत खुश हैं। दैट्स इट। 3 हिस्से। कोई एग्जाम क्रैक करना चाहता है, सिंपल, थैंक यू गॉड, मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया और मैंने इतने पास से इस एग्जाम को पास किया, मैं और मेरे परिवार में सभी लोग बहुत खुश हैं। हर चीज ऐसी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, एंड दैट्स हाउ यू राइट इट। बहुत आसान है अफर्मेशन लिखना। अब अफर्मेशन क्या होता है, ध्यान रखना, ये टेक्निक आपको ना प्रेजेंट टेंस में सोचने की आदत डालती है, आज में, अभी में। RS को, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को क्लियर सिग्नल देती है कि ये कोई फ्यूचर का इवेंट नहीं है, ये आज की आइडेंटिटी है मेरी, अभी की। क्योंकि अभी के बारे में जब सोचते हो तभी तो वो फीलिंग आती है। मैं फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये फीलिंग नहीं देगा आपको, एनर्जी नहीं देता है। मैं आज सक्सेसफुल हूं, ये एनर्जी देता है आपको, और तब आपके डिसीजन भी उसी तरीके होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अफर्मेशन सिर्फ अफर्मेशन नहीं होना चाहिए। अफर्मेशन रियल होते हैं रिपीटिशन से, और अफर्मेशन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। 3 बेस्ट तरीके आई विल शेयर विद यू। 1 इज 369 मेथड। 369 मेथड। अपने अफर्मेशंस को, इसको हम
देखा जाए तो निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है, क्योंकि वो 3, 6, 9 तीनों नंबर्स के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत करते थे और ही यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ रिजल्ट्स। बहुत सारे रिसर्च है इसके पीछे। इसमें क्या करना है, एक अफर्मेशन ही चूज कर सकते हो, ओनली वन अफर्मेशन, एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। उसको सुबह 3 बार, एक ही अफर्मेशन को 3 बार लिखा, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार, फॉर 45 डेज, फॉर 45 डेज, 3, 6, 9। एक ही अफर्मेशन, मल्टीपल अफर्मेशन नहीं कर सकते। दूसरी टेक्निक है 555। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनका कुछ रिजल्ट आने वाला है, अर्जेंट में 4, 5, 6 दिनों में कुछ है, तभी लिखना है। हर चीज 555 में मत डालना। अपना उसमें क्या करना है, एक ही अफर्मेशन को पिकअप करना है और इस अफर्मेशन को 5 दिन तक हर रोज 55 टाइम्स लिखना है। पहले दिन भी 55 बार, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, 5 दिन तक लगातार। क्या मैं मल्टीपल टेक्निक को यूज कर सकता हूँ एक साथ? कर सकते हो। करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एक बारी में एक, कितना मांगोगे? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अगर बहुत कुछ चाहिए, सिंपल तरीका उसका क्या है पता है? स्टार्ट 10x3, थर्ड टेक्निक। इट इज माई फेवरेट। मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा इसी को किया है। 3 अफर्मेशन फॉर्म करो, हेल्थ, मनी, जॉब, रिलेशनशिप, कोई भी टॉप 3 अफर्मेशन। पहली अफर्मेशन को 10 बार, दूसरी अफर्मेशन को 10 बार, तीसरी अफर्मेशन को 10 बार सुबह लिखना है। कितने दिन तक? 60 डेज तक लगातार बिना रुके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी अफर्मेशन जब आप लिख रहे हो, इट इज आउट ऑफ ऑल लव, केयर, इमोशंस। प्यार से लिखना है इन सबको, प्यार से ही लिखना है और कोई तरीका नहीं है। अगले 6 महीने तक हर रोज कोई भी एक टेक्निक पिकअप कीजिए। आप बीच में चेंज भी कर सकते हो। आपने एक अफर्मेशन लिख ली, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? चेंज कर सकते हो। बीच में रोक के कुछ और कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन हर दिन अफर्मेशन की कोई ना कोई टेक्निक यूज जरूर करनी है, कोई ना कोई जरूर करनी है अगले 6 महीने तक, ठीक है। थर्ड टेक्निक इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड टूल है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का काम सिर्फ अच्छा फील करना नहीं है, इसका रियल काम है आपकी फोकस को लैक से, कमी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करना। जब आप रोज उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हो या थैंकफुल होते हो जो ऑलरेडी मिल चुकी हैं, तो आपको लगता है यार आज भी जिंदगी उतनी खराब तो नहीं है भाई, आज भी तो बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है, मतलब चाहिए मुझे बहुत कुछ, लेकिन आज भी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आप अबंडेंस को ढूंढते हो इंस्टेड ऑफ ये ढूंढने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, क्या मिसिंग है। ये सब आपका सिंपल है, जो एनर्जी रहेगी वही मल्टीप्लिकेशन होती है। सिंपल है कैलकुलेशन। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है, ये ध्यान रखना। ये साइकोलॉजिकल तरीके से, मतलब आप ये सोचो कि प्रूवन है कि ग्रैटिट्यूड से डोपामिन और जो सेरोटोनिन का जो लेवल है वो बढ़ते हैं, जो डायरेक्टली हमारे मूड को, हमारी एनर्जी को, हमारी डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है ये सारी चीजें। अच्छा मूड में अच्छे काम करोगे, गलत काम करोगे, अच्छे काम करोगे, खुश रहोगे, बेहतर डिसीजन लोगे, बेहतर रिजल्ट आएंगे। सिंपल। अब एक चीज बहुत जरूरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इमेजिनेशन तक सिर्फ लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। पाउलो कोएल्हो की किताब है द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट में सेंटियागो नाम का एक चरवाहा होता है, ठीक है। वो अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करता है। आप किताब पढ़ना कभी, जब वो बात करते हैं ना कि जब शाहरुख खान वाला डायलॉग, जब भी पूरी शिद्दत से आपको जो मांगते तो पूरी कायनात से आपसे मिलाने में लग जाती है। इट इज बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेकन फ्रॉम दिस बुक द अल्केमिस्ट। बहुत अच्छी किताब है, लेकिन ध्यान रखना इसमें पर्सनल लेजेंड क्या है। वो सिर्फ घर पर बैठकर सपने नहीं देखते हैं, वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर, जो सेंटियागो होता है, वो छोड़कर वो एक जर्नी पे निकलता है, रिस्क लेता है, लोगों से मिलता है, हर स्टेप पर एक्शन लेता है और यूनिवर्स उसे साइन देता है। लेकिन उन साइन पर चलना उसी का काम होता है, वो रास्तों पर चलता है। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैनिफेस्टेशन के बारे में लोगों को कंफ्यूज करता है। लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्ट करने का मतलब सिर्फ मांगना है, बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दो। असलियत में मैनिफेस्टेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब आपका बिलीफ होगा, आपकी वाइब्रेशन होंगी और आप इनफ एक्शन लोगे तो मैनिफेस्टेशन होता है, तब आपका मैनिफेस्टेशन होना शुरू होता है। तो इसीलिए प्लीज इंश्योर करेंगे कि जब आप कोई भी टेक्निक को फॉलो कर रहे हो, हमने अभी बात की, सबसे पहले हमने बात की अबाउट विजुअलाइजेशन, फिर हमने बात की अबाउट अफर्मेशन, फिर हमने बात की अबाउट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। डू इट फ्रॉम योर हार्ट, पूरे दिल से करो, ठीक है। मैजिक बुक की प्रैक्टिस आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग फॉलो करते ही ऑलरेडी, है ना, जो हम मैजिक बुक की प्रैक्टिस होती है ऑलरेडी। ऑल ऑफ यू डू इट फ्रॉम योर हार्ट। थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं हम एक्ट एज इफ प्रिंसिपल। अब ये क्या है? एक बहुत ही अच्छी किताब है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, फ्लोरेंस शिन की बुक है, ठीक है। ये बहुत ही एक पावरफुल प्रिंसिपल देती है जिसका नाम है एक्ट एज इफ। मतलब जब तक आपको आउटकम नहीं मिलता तब तक छोटे छोटे तरीकों से वैसे ही बिहेव करना शुरू करो जैसे वो इंसान बिहेव करता है जब उसे वो मिल चुका होगा। जैसे आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो छोटे छोटे अपने बिहेवियर में दिखाओ कि जैसे मैं सक्सेसफुल अगर हो जाता तो मैं कैसे बिहेव करता, तो वैसे ही बिहेव करना आज शुरू कर दो। एक्ट एज इफ। जैसे अगर आपका गोल है सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना, तो
एक्ट एज इफ करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजूल खर्चा कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैसे ही ट्रीट करो जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर करता है। छोटी छोटी चॉइसेस, किस तरह आप अपने आप से बात करते हैं, किस तरह आप अपने काम में प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, ये सब एक्ट एज इफ का ही हिस्सा है। और ये धीरे धीरे आपकी एक्सटर्नल रियलिटी को भी शेप करने लगता है बाय डिफॉल्ट। तो एक्ट एज इफ करना स्टार्ट करना पड़ेगा हर चीज में, हर चीज में। मतलब आप ये सोचो ना कि एक सुपर, मेरे को बहुत सक्सेसफुल होना है यार, मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा, और सक्सेसफुल होना चाह होना है। अब एक सक्सेसफुल आदमी सुबह उठकर क्या करता होगा यार? सक्सेसफुल है तो पहले तो वार्म वाटर पीता होगा हनी के साथ, ठीक है, और उसके बाद शायद मेडिटेट करता होगा, उसके बाद शायद वो वर्कआउट करता होगा। स्टार्ट डूइंग इट, दैट्स इट। यही है एक्ट एज इफ। वो करो जो एक सक्सेसफुल इंसान करता है, आप वो बन जाओगे जो सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है। सिंपल है, आप करना शुरू करो और ये आपके हर चीज में होगा। अच्छा, एक सक्सेसफुल इंसान, आप मान लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू बी फिट, आपको फिट होना है, तो एक फिट इंसान की ईटिंग हैबिट क्या होंगी? स्टार्ट फॉलोइंग इट, सिंपल। दिस इज कॉल्ड एक्ट एज इफ। और इतना आसान है, लेकिन आपको अपने आप को बहने से बचाना पड़ेगा कि आप बह ना जाओ, अपने आप को बचाना वहां पर। फिफ्थ टेक्निक, इट इज कॉल्ड विजन बोर्ड। विजन बोर्ड आप में से बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल टूल है, और मैं बोलता हूं कि दुनिया का मोस्ट व्हाट यू कॉल दैट इजीएस्ट वे टू मैनिफेस्ट है ये। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, इजीएस्ट वे है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको येलो चार्ट पेपर लेना है। येलो चार्ट पेपर लो, अपने ड्रीम्स की फोटो निकालो, गूगल से फोटो निकालो, एआई के थ्रू जनरेट करो। आप एक बड़ी कार खरीदना चाहते हो, आज के टाइम में एआई के थ्रू जनरेट करो, आप उसमें बैठे हुए हो, आप उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, प्रिंट आउट निकालो, उसका विजन बोर्ड पे लगा दो। अगले 6 महीने में आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर ऑलरेडी विजन बोर्ड बना भी हुआ है तो भी चेक करो अगले 6 महीने में जो पाना चाहते हो क्या उस विजन बोर्ड पर है। अगर नहीं है तो अपडेट करो, जो हो चुका है उसको हटा दो, नई चीजें अपडेट करो। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू अपडेट योर विजन बोर्ड। और अगर कभी बनाया ही नहीं है तो प्लीज बना लीजिए। इस पर 5, 6, 7, 8 वो चीजें लिख दीजिए जो अगले 6 महीने में आप चाहते हो। ध्यान रखिएगा, वही लगाइएगा जिस पर आपको अपना पूरा बिलीफ हो। ये मत कहना 6 महीने में 200 करोड़ कमा लूं क्या, वाह, समझ लो, आपको अंदर से डाउट आएगा। एनीथिंग विच यू कैन बिलीव, जिस पर आपको खुद हो सकता है कि यार मुश्किल है बट थोड़ा सा पॉसिबल तो है ही, अगर मैं करूंगा, देन दैट्स व्हाट यू नीड टू पुट ऑन योर विजन बोर्ड। वो आप डालना, ये नॉर्मल से थोड़ा ऊपर होना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है, जॉब की सैलरी आपको पता है आपको क्या डिजर्व करते हो, थोड़ा आप उससे ऊपर लिखो, पहुंचो वहां तक, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें, तो वो सारी, चाहे वो जॉब हो, चाहे एग्जाम क्रैक करना हो, कोई रिलेशनशिप कंसर्न हो, कुछ भी हो, यहाँ सब कुछ डाल दो। अगले 6 महीने में जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना है वो सारा का सारा डाल दो। अब क्या होगा, ये आपके आरएस को एक विजुअल रिमाइंडर देता है। हर बार जब आपकी जो नजर है जब उस पर पड़ती है विजन बोर्ड पर, तो आपको एक रिमाइंडर मिलता है। और इसको लगाना क्या है, वैसी जगह जहां पर आप उसे सबसे ज्यादा देख सकते हो, बेड के ठीक सामने, या आप जहां पर आपका स्टडी रूम है, जहां पर आप उसको रेगुलरली देख सकते हो, वहां पर फिजिकल बोर्ड पर। अगर फिजिकल बोर्ड नहीं बना सकते तो वो विजन बोर्ड नहीं होगा, तो फिर अलमीरा के अंदर की तरफ लगा लो ताकि खोलो तो दिख जाए, ठीक है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो ड्रीम डायरी बनाओ। इन्हीं ड्रीम्स को एक येलो चार्ट पेपर वाली डायरी बना लो, उसके अंदर लिख लो, लेकिन उसको रोज देखना पड़ेगा, आपको खोल के रोज देखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, एआई का इस्तेमाल करना, इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट, ओके। तो अगले 6 महीने तक पूरा इस्तेमाल ऑफ विजन बोर्ड कंप्लीट, मतलब आप समझ जाना कि जितना अच्छे से आप इसको यूज करोगे उतना अच्छे से काम करेगा। तो 5 ही चीज। 6th थिंग, मेडिटेशन। अगले 6 महीने में मेडिटेशन हर रोज, बिना एक भी दिन रुके। मैनिफेस्टेशन के सारे टूल्स में से एक, अगर कोई मुझे बोले कि सबसे पावरफुल क्या है, तो मैं उसको बोलूंगा मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैनिफेस्टेशन तो अलग चीज है, ध्यान तो अलग चीज है। बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो बाकी के जो टूल्स हैं, जितने भी जो टूल हम यूज करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। कॉन्शियस माइंड कैसे होता है? आपने पेन उठाया, आपने लिखना शुरू किया, तो कॉन्शियस माइंड हो गया ना, कॉन्शियस माइंड है सारा, इट इज ऑल कॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये इकलौता ऐसा टूल है जब आप मेडिटेशन करते हैं जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस यूज होता है डायरेक्टली। अब ये वो जगह है जहां पर हमारे बिलीव्स, हमारे सारे पैटर्न्स वो स्टोर होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जो हमने पहले डिस्कस किया था। जब आप रोज मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने माइंड को उस नॉइजी, उस फियरफुल, उस डाउट भरे जो कॉन्शियस में जो बातें चल रही होती है ना, उसको एक क्लियर शांत स्टेट में लेकर जाता है। और यही वो स्टेट है जहां विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा डीप होती है, सबसे ज्यादा रियल लगती है। अब यहाँ ये जो स्टेट है यहीं पर अफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं रह जाते, यहाँ पर बिलीफ बन जाता है। यहाँ सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं होता, वो रियलिटी बन जाती है। और ये वो स्टेट है जहां आपका आरएस जो है सबसे क्लियरली इंपॉर्टेंट सिग्नल को रिसीव करता है, बिना किसी मेंटल नॉइज के।
इसीलिए अगले 6 महीने में सिर्फ विजुअलाइज ना करें, सिर्फ अफर्मेशन ना करें, बल्कि हर रोज मेडिटेशन जरूर करना है। एंड द बेस्ट वे टू डू इट विद संपन्न साधना। संपन्न साधना में आप साथ में कर सकते हैं। आप यहां पर ऑलरेडी इसीलिए हैं क्योंकि आप संपन्न साधना का हिस्सा है। अब ये एक प्रैक्टिस जो साइंटिफिकली डिजाइन की गई है, जिसमें हर रोज एक अलग मेडिटेशन आपको मिलता है, स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है ताकि हम सब लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सके, अपने लिमिटिंग बिलीफ को वहां से रिलीज कर सके और नए बिलीफ्स को सीधे रूट लेवल पर इंस्टॉल कर सके। तो अगले 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ्स, नॉट इवन अ डे शुड बी मिस्ड। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई नो मैं जो बातें बोल रहा हूं पता नहीं कितने लोग कर पाएंगे, बट मुझे विश्वास है इस बात का, बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ 19 ईयर्स, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, यू विल नॉट बी स्ट्रगलिंग इन 2027, आई प्रॉमिस यू दैट। और मैजिक यही है, पहले 2 महीने में जब आप मेडिटेट करते हो तो कुछ नहीं दिखेगा, एग्जैक्टली बैम्बू ट्री की कहानी। लेकिन अगर आप हर रोज मेडिटेशन करते हो तो 4थे महीने से 5वें महीने से आप खुद नोटिस करोगे कि क्लैरिटी बढ़ रही है, फियर खत्म होने लगे हैं, जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो धीरे धीरे आपकी तरफ आना शुरू हो गए हैं। और ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सारी की सारी मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स है ना वो खड़ी हुई है इसके ऊपर, सारी की सारी। तो ये बेस है, तो यहां से वो चीजें शुरू होती है। तो ये 6 लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं जो विच इज टू बी फॉलोड, जो हर रोज फॉलो होनी है अगले 6 महीने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट, प्रोडक्टिविटी टूल्स, क्योंकि अब हमें बिलीफ्स को एक्शन तक लाना है। प्रोडक्टिविटी टूल्स, यहाँ एक बहुत बड़ा सच है। बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करना जानते हैं, विजुअलाइज करना जानते हैं, लेकिन उनका दिन इतना डिसऑर्गेनाइज्ड होता है कि वो इंस्पायर्ड एक्शन लेने का टाइम ही उनको मिल ही नहीं पाता। प्रोडक्टिविटी के बिना मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक हॉबी है, याद रखना, हॉबी, और इसको मैं बोलता हूँ विशफुल डिजायर है। इसीलिए कुछ रियल प्रोडक्टिविटी टूल्स हमारे डेली लाइफ का हिस्सा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनसे आप एनर्जी को मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली हैबिट विच इज कॉल्ड हैबिट स्टैकिंग। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कॉन्सेप्ट देते हैं, नई हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ उसको मर्ज कर दो। जैसे कॉफी बनाने के बाद या कॉफी पीते वक्त मैं हर रोज ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। अब आप क्या कर रहे थे, कॉफी तो रोज पी रहे थे, ग्रैटिट्यूड नहीं लिख पा रहे थे, तो आपने रिमाइंडर डाल दिया कि जब भी मैं कॉफी पीऊंगा मैं ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। आपने स्टैक कर दिया, 2 हैबिट को मर्ज कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट आपको रिमाइंडर मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग हैबिट एक ट्रिगर बन जाती है नई हैबिट के लिए। इसी तरीके से आपकी नई हैबिट्स बिल्ड होती है, इसको बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। इसलिए ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस किताब में एक बहुत रियल एग्जांपल दिया हो गया है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। सालों तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम जो थी वो ओलंपिक मेडल्स जीत नहीं रही थी। फिर उन्होंने डेविड ब्रेल्सफोर्ड को कोच बनाया, जिसने एक फिलॉसफी यूज की जिसे कहा जाता है मार्जिनल गेन्स, और कहते हैं कि हर छोटी चीज में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट ढूंढो, 1% इंप्रूव करो। तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने क्या किया, बाइक की सीट के डिजाइन को समझना शुरू किया। राइडर्स जो हैं, जितने भी राइडर्स हैं, वो सोते कैसे हैं, उनके सोने का तरीका क्या है, उनके हाथ धोने का तरीका क्या है, ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो, ताकि वो बीमार ना हो। हर चीज को, खाने का पैटर्न क्या है, कौन कितनी बार च्यू करके खाना खाता है, हर पैटर्न को समझना शुरू किया। कोई भी एक चीज जो बहुत बड़ा फर्क नहीं लाती, लेकिन जब आप उन पर 1% भी इंप्रूवमेंट के साथ देखना शुरू करते हो, तो वही जो चेंजेस हैं, वही रिजल्ट बहुत बड़े हो जाते हैं। कुछ ही सालों में वही टीम दुनिया की सबसे सक्सेसफुल साइकिलिंग टीम बन गई। ओलंपिक कह लो, उसका एक होता है टूर द फ्रांस, सब जीते वो, सब जीते। अब हमारा अगले 6 महीने में यहाँ पर अप्रोच अलग है। हमें बड़े या बहुत ज्यादा जो एग्जॉस्टिंग हो सकते हैं वो चेंज नहीं चाहिए, बल्कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि क्या आप हैबिट को स्टैक कर रहे हो, क्या हैबिट को स्टैक करो, बस छोटी छोटी हैबिट्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई बोलता है कि यार आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ, तो एक काम करते हैं, आज से ना सोडा ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स बंद करता हूँ, बस स्मॉल चेंज, बाकी छोड़ दे, बाकी तो पता नहीं कर पाते। पहले इतना चेंज लाता हूँ, हमें लगता है ये छोटा है, लेकिन ये कितना बड़ा इंपैक्ट लाता है, कितना बड़ा इंपैक्ट लाता है। चल यार एक चीज करना शुरू करता हूँ, मैं ना 6 बजे उठता हूँ, मैं 5 बजे उठूंगा यार। 1 स्मॉल चेंज, छोटा आपको लग रहा है छोटा है, लेकिन इन्हीं चेंजेस से सारी डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, बड़े बड़े चेंजेस शुरू हो जाते हैं। यही इसी को क्लियरली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े चेंजेस बड़ी बड़ी चीजों से नहीं आते, सारे बड़े चेंजेस सब छोटी छोटी चीजों से आना शुरू होता है। तो आप वो छोटी छोटी चीजें ढूंढो, स्टैक करो। सेकेंड, इट इज कॉल्ड टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन को टू डू लिस्ट से चलाना, ठीक है। टू डू लिस्ट के बिना दिन शुरू नहीं होना चाहिए, टू डू लिस्ट हमेशा होना चाहिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है। तो टाइम ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप सब लोगों को याद होगा, जब हम स्कूल में थे तो हम ये सोचते थे कि आज मेरी छुट्टी का दिन है, आज जब मैं सुबह उठूंगा 5 से 7 इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर 7 से 9 मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, और हम ज्यादातर पढ़ते नहीं थे, ठीक है, उसको मिस करते थे। इसकी वजह से हम टाइम ब्लॉक करना भूल गए। लेकिन टाइम ब्लॉकिंग एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है। जब आप टाइम ब्लॉकिंग के कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि दिस कैन बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट टूल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो अब पहला स्टेज तो है टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट, आज मेरे को 15 काम क्या करने हैं या 5 काम क्या करने हैं। दूसरा स्टेज क्या है, आपको ये भी डिसाइड करना कि इस टाइम को मैं कब करने वाला हूँ, इस टाइम को मैं कब करने वाला हूँ। तो वो टाइम ब्लॉक बनाओ कि 10 से 12 के बीच में ये 4 टास्क है मेरे को कंप्लीट करने, बाद में मैं ये करूंगा, शाम को आके मैं ये करूंगा। वो टाइम ब्लॉक करना शुरू करो। टाइम ब्लॉक कि मेरे को किसी से बात करनी है तो मैं इसके बीच में बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग, डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट की बहुत ही एक इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत अच्छी किताब है वो। कैल न्यूपोर्ट इस किताब में 2 चीजों के बारे में बताते हैं, शैलो वर्क और डीप वर्क। शैलो वर्क कौन से होते हैं, छोटे छोटे ईमेल करना, मैसेज करना, छोटे छोटे टास्क करना। डीप वर्क मतलब जो काम एक्चुअली असल में प्रोग्रेस को क्रिएट करते हैं, जिसमें फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। बहुत लोग अपना दिन शैलो वर्क में बिजी रखते हैं, छोटे छोटे, और वो कहते हैं यार मैं तो आज पूरा दिन बहुत बिजी था यार, मैंने बहुत सारा काम किया। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाता है वो सारा शैलो वर्क में उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई और वो उन्हें लगता है कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो काम कर नहीं रहे। डीप वर्क करने के लिए एक सबसे अच्छा टूल पता है क्या होता है? डीप वर्क करने के लिए सबसे अच्छा टूल क्या है? पोमोडोरो की साइकिल्स। प्रिपेयर पोमोडोरो की साइकिल। व्हाट इज पोमोडोरो हियर? पोमोडोरो एक कॉन्सेप्ट होता है। पोमोडोरो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप क्या करते हो, 25 मिनट काम करते हो, 25 मिनट्स काम करते हो और 5 मिनट का फिर ब्रेक लेते हो। और इस 25 मिनट में आप जिस काम को कर रहे होते हो, आप उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हो। आप कोई कॉल नहीं उठाते, कुछ भी नहीं करते हो। तो 25 मिनट का डेडिकेटेड वर्क आप उसी टास्क पे देते हो। किताब पढ़ रहे हो, कोई टास्क कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, 25 मिनट मतलब 25 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक लोगे, ये आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है। अब मेरी एडवाइस रहती है कम से कम दिन में 6 से 8 पोमोडोरो के साइकिल आपके होने चाहिए। स्टार्ट विद 4, देन 5, देन 6 तो मिनिमम देखा जाए। 6 का मतलब है सिर्फ 3 घंटे पूरे दिन में मेहनत से काम कर रहे हो। लेकिन अगर इसको आप 8 तक लेके जा सकते हो तो यू कैन बी सुपर डुपर प्रोडक्टिव। सुपर डुपर प्रोडक्टिव। जब जो काम कर रहे हो बस वही काम कर रहे हो। कोई किताब पढ़ने बैठे हो, पोमोडोरो, 25 मिनट का अलार्म लगाया और बैठ गए। और ये डीप वर्क करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। मान लो आपको ईमेल का रिप्लाई करना है और बहुत सारे ईमेल्स हो गए, तो आपने कहा कि ये मेरा पोमोडोरो 25 मिनट का, इस 25 मिनट में मेरे को और कुछ और नहीं करना, पूरा फोकस होकर मैं वही काम करूंगा। तो ये आपका डीप फोकस को क्रिएट करता है। इसके अलावा देयर इज अ रूल कॉल्ड 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल क्या बात करता है? ये बात करता है कि अगर कोई भी काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसको लिस्ट में डालने की बजाय उसको इमीडिएटली कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है छोटी सी कॉल है 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो उसको इमीडिएटली, बिना उसको डिले किए, आगे पोस्टपोन के, इमीडिएटली खत्म करो। छोटे छोटे टास्क अक्यूमुलेट हो जाते हैं ना, तो बहुत सारा शैलो वर्क होने ही लगता है, जो बाद में ऐसा लगता है हे भगवान इतना सारा काम हो गया। नहीं, 2 मिनट रूल को भी साथ में, इसी के साथ साथ पोमोडोरो के साथ, डीप वर्क के साथ फॉलो करना है। 2 मिनट रूल को। डन है? मेक सेंस है ना? इसके अलावा एनर्जी मैनेजमेंट। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट काफी नहीं है, वापस बोल रहा हूँ, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट काफी नहीं है। यहाँ एक शिफ्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत साल तक प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे फोकस किया गया। टाइम मैनेज करो, टाइम मैनेज करो, टाइम मैनेज करो। अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है, इसी पे बात होने लगी। लेकिन 2 लोग थे जिनका नाम था जिम लोहेर एंड टोनी स्कॉट। उनकी किताब है द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया उन्होंने, कहा टाइम फिक्स्ड है, हर दिन 24 घंटे, तो कोई उसे बढ़ा तो सकता नहीं है, लेकिन एनर्जी वेरिएबल है, इसे मैनेज किया जा सकता है। कभी हम अच्छी एनर्जी में होते हैं, कभी नेगेटिव एनर्जी, कभी अच्छी एनर्जी, कभी नेगेटिव। उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पर बहुत फर्क पड़ता है। इसका मतलब है कि सिर्फ ये मत देखो कि कितना टाइम दिया आपने, ये भी देखना जरूरी है कि किस एनर्जी स्टेट में दिया। अगर आप अपना बेस्ट या अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम तब करते हो जब आप थके हुए होते हो, लो एनर्जी में होते हो, तो वो टाइम वेस्ट हो सकता है। मतलब आप उतना प्रोडक्टिवली काम ही नहीं कर पाओगे। इसके बजाय अपनी हाई एनर्जी पर, जब आप हाई एनर्जी में हो और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। टाइम भी वेस्ट कम होगा, टाइम कम भी लगेगा। इसी रीजन से इनफ सोना, पानी पीना, मूवमेंट करना, ये एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती। दीज आर नॉट एक्स्ट्रा चीजें। जैसे ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपका टारगेट होना चाहिए अगले 6 महीने में, हर रोज, ऑन एन एवरेज। 7 to 8 hours is more, not beyond 8 hours. एंड याद रखिएगा, ये रात की नींद है, दिन की नींद नहीं है इंक्लूडिंग इसमें। 6 से नीचे तो अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। 3 से 4 लीटर पानी एंड कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी। अब वॉक करो, जिम करो, मूवमेंट करो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, योगा करो, कुछ भी करो। तो नींद यानी कि स्लीप, हाइड्रेशन यानी कि पानी, एंड देन मूवमेंट में कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी,
ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी का कोर हिस्सा है। थका हुआ दिमाग चाहे उसको कितना भी टाइम मिले क्वालिटी आउटपुट नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये है एनर्जी मैनेजमेंट। इसके बाद ट्रैकिंग। ध्यान रखना, जिसको ट्रैक किया जा सकता है उसी को इंप्रूव किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, टू डू लिस्ट बनाओ। ठीक है, आप कोई ऐप यूज करना चाहते हो यूज करो। मैं तो पेपर पेन पे, डायरी पेन पे साथ में बैठ के काम करता हूँ। टास्क बनाया, उसको टिक किया शाम को, टास्क बनाया, टिक किया शाम को। और अगले दिन की जो टास्क लिस्ट है वो एक दिन पहले बन जानी चाहिए, रात को या शाम को, एक दिन पहले ही प्रिपेयर हो जानी चाहिए। ये हैबिट आपको ना बहुत बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट देंगे। जब आप अपने स्ट्रीक को देखते हो, जब आप अपनी कंसिस्टेंसी को देखते हो, जब आप बहुत सारे टिक्स को देखते हो, तो दिमाग को एक विजुअल प्रूफ मिलता है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ। और ये जो प्रूफ है ना, मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल भी होता है, क्योंकि ये आपको फीलिंग आती है कि यार अगर मैं ये कर सकता हूँ ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जब आप इन सभी टेक्निक, जो हमने अभी प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स के बारे में बात की, जब आप इन टेक्निक्स को मैनिफेस्टेशन टूल के साथ जोड़ देते हो तो एक पावरफुल कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। विजुअलाइजेशन से देखो आपको क्रिएटिविटी तो मिल जाएगी, क्लैरिटी भी मिल जाएगी, लेकिन प्रोडक्टिविटी टूल्स आपको वहां पहुंचने का सिस्टम देंगे कि उस सपने तक पहुंचना कैसे है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक सेंस? फोर्थ पार्ट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड एक्शन। ठीक है, और यही वो चीज है सबसे ज्यादा लोग स्किप करते हैं। नेपोलियन हिल अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में कहानी शेयर करते हैं एडविन बार्न्स की। एडविन क्या करते हैं, एडविन का सपना था कि वो थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहते थे। काम मतलब पार्टनर बनना चाहते थे, एम्प्लॉय नहीं। और जब वो एडिसन के पास पहुंचे, उनके पास पैसे ही नहीं थे, कोई कनेक्शन नहीं थे, कोई क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक थी नहीं उनके पास। एडिसन ने उनको सबसे छोटा, सबसे बेसिक काम देना शुरू किया। लेकिन जो एडविन थे, उन्होंने उस दिन एक डिसीजन लिया कि मैं थॉमस एडिसन का पार्टनर जरूर बनूंगा उनके काम में। और उसने कभी अपने आप से ये नहीं कहा कि शायद मैं दूसरे ऑप्शन ढूंढूं, साल बीत गए, इतना वक्त निकल जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। वो लगा रहा, अपने काम को करता रहा, अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहा कि कैसे मैं बिजनेस पार्टनरशिप इनके साथ कर सकता हूँ। आखिर में एक मौका आया जब एडिसन की कंपनी को एक नए प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए किसी की जरूरत थी। और तब एडविन ने उस अपॉर्चुनिटी को लिया और सालों के बाद वो वाकई में, सोचो, थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस एसोसिएट बना। एग्जैक्टली यही उसने हमेशा से अपने सपनों में सोचा था। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका लेसन यहाँ पर ये है, देयर समथिंग कॉल्ड डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। जब हमारा जो गोल है वो क्लियर होता है और आप उसे मे बी की तरह नहीं, शायद, बल्कि डेफिनेट डिसीजन की तरह दिखते हैं, तब आपके रास्ते नए नए क्रिएट होने लगते हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक बहुत फेमस कहानी सुनाता हूँ, ये सबने सुनी भी होगी, रॉजर बेनिस्टर की कहानी। रॉजर बेनिस्टर की बहुत फेमस कहानी है। मतलब बहुत सालों तक दुनिया ये बिलीव करती रही कि इंसान 4 मिनट में 1 माइल ही दौड़ सकता है। बहुत सालों तक चलता रहा। साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, सब कहते रहे कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए फिजिकली इम्पॉसिबल है इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना। 1954 में रॉजर बेनिस्टर ने इस बैरियर को तोड़ा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके 46 डेज के अंदर एक दूसरे रनर ने भी इसी रिकॉर्ड को तोड़ा, रॉजर बेनिस्टर के। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे एथलीट्स ने इसको कर दिखाया। क्या इन एथलीट्स की जो बॉडी थी वो अचानक से 46 डेज में चेंज हो गई? नहीं, उनका बिलीफ चेंज हुआ। जब उन्होंने देखा कि ये पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो उनका माइंड, उनकी बॉडी सब अलाइन हो गए, होने लगी चीजें। एक और कहानी सुनाता हूँ। अब ये कहानी ध्यान से समझना और मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। तीसरी कहानी जो बैलेंस को समझाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन और ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म में फर्क होता है। ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव बहुत ज्यादा, मतलब अभी मैं समझाऊंगा, सिर्फ पॉजिटिव में ही ना रह जाना। बताता हूं इसका मतलब क्या है, डिटेल में समझना। एक किताब है जिम कॉलिंस की, गुड टू ग्रेट। इन्होंने गुड टू ग्रेट बुक में एडमिरल जिम स्टॉकडेल के कॉन्सेप्ट को शेयर किया है। जिम स्टॉकडेल, इसको बोला गया स्टॉकडेल पैराडॉक्स। स्टॉकडेल पैराडॉक्स में इन्होंने क्या किया? स्टॉकडेल क्या थे? बेसिकली वियतनाम वॉर में एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में सालों तक वो डटे रहे, जेल में थे, लेकिन वो समहाउ बहुत सारा टॉर्चर भी फेस किया, लेकिन समहाउ वो सर्वाइव कर गए। बहुत लोग सर्वाइव नहीं किए। और बाद में पता चला कि कैंप में जो सबसे ज्यादा मरने वाले लोग, पता है वो कौन से थे? सबसे ज्यादा मरने वाले लोग थे जो ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट थे। मतलब वो ये सोचते थे कि मैं अगली क्रिसमस तक मैं घर अपने चला जाऊंगा, और अगर बाई चांस नहीं हुआ तो उनके थॉट में कुछ आता ही नहीं था। और बाय डिफॉल्ट जब वो दिन आया जब वो नहीं कर पाए उस गोल को अचीव, जब उन्होंने कहा कि क्रिसमस आया और वो तब तक वो रिहा नहीं हो पाए, दे ब्रोक, वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे सारे गोल क्या वक्त पे कंप्लीट होते हैं? आंसर इज नो।
कुछ चीजें प्लस आती हैं, कुछ चीजें माइनस, कुछ चीजें टाइम के बाद होती हैं, कुछ चीजें टाइम से पहले हो जाती हैं। क्या मैं उसके लिए तैयार हूं कि मैं जैसे अगर मैंने बाई चांस मेरी कोई भी डेट अगर पुश हुई तो मैं हार तो नहीं गया? ये बहुत करते हैं जो लोग सरवाइव किए ना वहां पर, उन्होंने दो चीजें एक साथ में रखी थी। ध्यान से समझना, यहीं से मैनिफेस्टेशन का रियल रूल समझ में आएगा आपको। उन्हें फुल फेथ था कि एक दिन वो बाहर जरूर निकलेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने प्रेजेंट की, ये ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं, उसी के साथ उन्होंने उनकी जो प्रेजेंट रियलिटी थी उसको भी एक्सेप्ट किया कि आज जो मेरी साथ जो सिचुएशन है मैं इसको भी एक्सेप्ट करता हूं, कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही बना है, कहीं ना कहीं मुझे ही बदलना पड़ेगा। उसको डिनाई नहीं किया कि मैं कैसी जगह पर रह रहा हूं, मैं मेरी जिंदगी क्या है, वो फिर भी एक्सेप्ट करते हुए वो चीजों को आगे बढ़े। लोग ये मिस करते हैं, लोग अपनी प्रेजेंट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, उसी में सबसे ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, इसलिए एनर्जी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। और यहीं पर तो वो एक रूल ब्रेक हो जाता है, ग्रैटिट्यूड का रूल। मतलब भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया, ठीक है आपका अपना घर नहीं है, मान लो रेंटेड ही घर है, बट है तो सही यार, उसी के लिए ग्रेटफुल तो रहो। तो जो कुछ भी वो रियलिटी भी तो एक्सेप्ट करो। प्रॉब्लम यहीं पर होती है कि लोग उस रियलिटी को मिस करते हैं, इस वजह से गैप क्रिएट होते हैं। और जब वो चीजें नहीं होती तो उन्हें लगता है भगवान मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है। लेकिन क्या लगता है कि एक विश के पूरे होने से या ना पूरे होने से क्या किस्मत बदल जाती है? क्या किस्मत खराब हो जाती है? नहीं होती। मे बी दैट नीड्स लिटिल मोर फ्रॉम अस। क्या पता उसको हमसे थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए। यही तो होता है सब कुछ। और ये जब तक हम नहीं समझेंगे कैसे चलेगा फिर काम? यही गैप है, यहीं पर लोग नहीं समझ रहे। यही बैलेंस मैनिफेस्टेशन में भी जरूरी है। आपको अपने गोल पर फुल बिलीफ रखना है, लेकिन साथ में आज की रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना है। रोज प्रैक्टिकली उस रियलिटी में एक्शन लेना है कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरी ये रियलिटी और इससे बाहर निकलने के लिए मुझे सारे एक्शन भी लेने पड़ेंगे। और आपको ये यकीन है कि तभी ठीक होगा। तो सिर्फ सोचना काफी नहीं, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में डूब जाना भी काफी नहीं, दोनों एक साथ चलने चाहिए। यही रीजन है कि हम प्रूफ ढूंढने लगते हैं। कहां से? किसी और की सक्सेस स्टोरी देखकर हमें लगता है अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आज की सेशन में मैं चाहता हूं कि आप अपना खुद का प्रूफ बनो ना। अगले 6 महीनों के लिए करो ना, लो ना इस चैलेंज को। 6 मंथ्स का चैलेंज लेते हैं ना। देखो, मैंने अपने जीवन में पिछले 19 सालों में मैंने ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी, कोई कहानी मैंने मिस नहीं की जिससे आप रिलेट ना कर पाओ। आप शायद हो सकता है संपन्न साधना में हो, एमएम में हो, मेरे पॉडकास्ट देखते हो। हजारों कहानियां किस चीज के बारे में नहीं होती। लाइफ के 3 प्राइम एरियाज हैं, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ। ये तो है, और इसके अलावा कुछ है नथिंग एल्स। मनी मतलब करियर एंड जॉब, सब कुछ इसमें आ जाता है, सब कुछ इसमें आ जाता है। इसके अलावा क्या है हमारे जीवन में? ऐसा कोई कुछ मतलब आज भी रोज 30-40 मैसेजेस आते हैं, 30 to 40 मैसेजेस अबाउट मैनिफेस्टेशन कि मैंने अपने जीवन में ये मैनिफेस्ट किया, मैंने ये मैनिफेस्ट किया। हम वी कीप शेयरिंग इट और मैनिफेस्ट एनीथिंग पर डलता भी है सारी चीजें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर वो हर रोज जो लोग वो शेयर करते हैं, अगर उनके जीवन में हो सकता तो मेरे जीवन में क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? पर्सन ने शेयर किया गवर्नमेंट जॉब मैं मैनिफेस्ट कर रहा था और बहुत मेहनत की बेचारे ने। उसने कहा कि मेरा आखिरी फॉर्म है, इसको मैं फिल कर रहा हूँ, और अगर ये इसमें भी मेरे जॉब का नहीं होता तो आई थिंक मैं गांव में खेती ही करनी पड़ेगी पिताजी के साथ। सोचो, जो एग्जाम उसने दिया वो फेल हुआ उसमें, ठीक है, वो फेल हुआ उसमें, और अगले 1 हफ्ते के बाद उसका एक रिजल्ट आया जो कि 3 साल पहले एग्जाम दिया था और उसमें उसने क्रैक किया। अब वो कहानी सुनते तो आंखों में आंसू होते हैं। एक कपल जो शादी के करीबन 7 साल तक बेबी प्लान कर रहा था, 3 IVF हो गए उनके, नहीं बेबी हुआ, उन्होंने मैनिफेस्ट किया। एंड आपको क्या लगता है, मैनिफेस्ट बैठ के कैसे सोचा होगा? ऑफ कोर्स नॉट। अपनी एनर्जी ठीक की होगी, सही लोगों से मिले होंगे, ध्यान किया होगा, एनर्जी को अलाइन किया होगा, वाटर टेक्निक, बहुत सारी चीजें की होंगी उन्होंने, बहुत सारी चीजें की होंगी। मैं बहुत मजाक में बोलता हूँ कि हमें अपने ऑफिस के बाहर लगा देना चाहिए कि हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए जाते हैं। कितने सारे लोग सीए का रिजल्ट आता है, शेयरिंग करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने विटनेस ही किया है। कितने लोग कि मेरा सीए क्लियर हो गया, मेरा सीए क्लियर हो गया, मेरा सीए क्लियर हो गया। कितने लोग IITs IIMs क्लियर हुआ। कितने सारे IAS IPS हमारे सेशन को, संपन्न साधना को अटेंड कर रहे हैं। कितने सारे टीवी सेलिब्रिटीज, मूवी सेलिब्रिटीज संपन्न साधना अटेंड करते हैं आज भी। कितने सारे लोग, बड़े बड़े लोग अब बोल रहे हैं कि मेरे को ऐसी मूवी मिल गई, मेरे को ये सीरियल मिल गया, मेरे को ये मिल गया। एथलीट्स बोल रहे हैं कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया, मैंने ये मैनिफेस्ट किया, मैंने मैनिफेस्ट किया। इतनी सारी चीजें, आप में से बहुत सारे लोग विटनेस है उसका। आई थिंक अदर देन जो लोग आज शायद पहली बार यहाँ पर है, शायद वो छोड़ के बाकी सबने सुन लिया होगा ये सब, किसी को खड़े होकर बोलते हुए या किसी सेशन में शेयर करते हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर यह है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा है नहीं, बट क्या मैं तैयार हूँ उसके लिए? हमारे जीवन में बहुत सारा वक्त निकल चुका है ना? करेक्ट है, निकल चुका है। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत देरी हो गई है। आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल निकाल चुके हो जीवन के, करेक्ट है। ये उम्मीद मत करना कि 5 दिन में मैजिक हो जाएगा जो 50 साल में नहीं हुआ। 6 महीने तो दे दो। सोचो ना, अगर एक घर चाहिए, 6 महीने भी मिल जाए तो कोई बुरी बात है क्या? नहीं होगा यार,
इट्स मच वर्थ नो, जो मेरे को अपनी सपनों की जॉब चाहिए, मैं आज तक उस जगह नहीं पहुंच पाया जो मैं जिस सैलरी ब्रैकेट पे मैं होना चाहता था, जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ। अगर वहां पर पहुंचने में 6 महीने भी लगे तो कोई बुरी बात है क्या? मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 6 तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। जॉब की कहानी तो आपने कितनी 50 सुन ली होंगी, मतलब 50 हो गया। सबसे ज्यादा जॉब मैनिफेस्टेशन की कहानी आती है। मैं क्या बोलता हूँ, इजीएस्ट क्या है? मैनिफेस्टिंग अ जॉब इज द इजीएस्ट यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, हलवा है बिल्कुल, फॉलो कर लो बात, ठीक है? इससे आसान कुछ है ही नहीं। क्या नहीं, मतलब लोग बोलते हैं 200% हाइक मिला, 200%। फॉरगेट अबाउट जॉब चेंज, एग्जिस्टिंग जॉब में 200% हाइक तक मैनिफेस्ट किया लोगों ने। नई जॉब मैनिफेस्ट करना, अपने होम टाउन में मैनिफेस्ट करना, ट्रांसफर मैनिफेस्ट करना, क्या नहीं किया लोगों ने। ये ध्यान रखना, जो कर पाता है या जो नहीं कर पाता है, यही थॉट है कि सब्र चाहिए यार। शुक्र एंड सब्र, 2 चीजें बोलते हैं ना, सुना है ना? ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। शुक्र यानी कि ग्रैटिट्यूड एंड सब्र करते जाना विद फुल फेथ कि होगा नहीं होना है। आप वो नहीं देखते ना कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, एक बीज डाल दिया, आज हम बीज ही तो डाल रहे हैं, आज एक बीज डल गया। हर रोज बीज को खोदते हुए देखे होगे क्या? नहीं, आपको विश्वास होगा सही मिट्टी थी यार, पानी भी दे रहा हूं मैं रोज, निकलेगा। खोदोगे नहीं उसको, टाइम लगेगा, मिलेगा। लेकिन 6 महीने के लिए तैयार हैं क्या हम सब लोग? हमेशा क्यों होता है ये मैजिक? क्यों क्रिएट होता है ये मैजिक? तब क्रिएट होता है जब आपको खुद पर और अपने भगवान पर, अपने गुरुओं पर विश्वास होता है, पूर्ण विश्वास, तब चीजें होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि 6 महीने, इसलिए 6 महीने बहुत नहीं है, 6 महीने लेकिन काफी है जिंदगी को उतरने, ये जरूरी है। क्या मेक सेंस? अनदर थिंग, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, ठीक है? ध्यान रखो, ये मत सोचो कि मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, लेकिन अपने आप को ये बोलना शुरू करो कि मैं हेल्दी हैबिट्स फॉलो करता हूँ। ये आइडेंटिटी है। कई बार क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ मैं इतना वेट चाहता हूँ, ये आउटकम बेस्ड है कई बार। लेकिन जब आप कहते हो कि यार मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, तो हेल्दी इंसान की हैबिट होती क्या होंगी? वो सारी हैबिट्स को अडॉप्ट करना शुरू करो। तो आपकी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और धीरे धीरे वो चीजें होती है। तो हमने क्या बातें की? प्राइमरली हमने बात की 4 चीजों के बारे में, माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन, प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, या हम कहें एक्शन। 4 पिलर है। अब ध्यान रखना, ये चारों पिलर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक पिलर इंपॉर्टेंट है। अभी गाड़ी के टायर की तरह है ना, ये सब गाड़ी के 4 पहिए। अगर सिर्फ माइंडसेट स्ट्रांग होगा, माइंडसेट बिल्कुल सुपर सॉलिड, मतलब आप फाड़ दो, मतलब इतना स्ट्रांग, सुपर डुपर कॉन्फिडेंट, बट एक्शन नहीं है तो क्या करोगे आप? इंजन परफेक्ट है लेकिन पहिए नहीं है, उसमें पहिए घूम ही नहीं रहे। और अगर सिर्फ एक्शन है लेकिन माइंडसेट नहीं है तो कैसे चलोगे आप? सही डायरेक्शन में चलोगे नहीं ना। चारों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्टिविटी के साथ आप जब अपने एक्शन को अलाइन करते हो तो आगे बढ़ते हो। जब चारों पहिए एक साथ बढ़ते हैं, बैलेंस तरीके से घूमते हैं, तब गाड़ी स्मूथली चलती है, फास्ट चलती है, सही डायरेक्शन में चलती है। और यही रीजन है कि हमने ये जो अभी हम सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, अभी आएंगे उस पर, आपको ये समझ में आएगा कि ये चारों पिलर्स एक साथ कैसे काम करते हैं और अलाइन कैसे होते हैं। तो अभी हमने चारों चीजों के बारे में बात की। अब हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं कि अगले 10 दिन तक मैं ऐसे कौन से 10 काम स्टार्टिंग टुमारो और फर्स्ट में, बेस्ट इज टुमारो, ठीक है, ऐसे कौन से 10 काम मैं हर रोज करूंगा जिससे मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ये 10 चीजें आपको प्राइमरली 1 जुलाई से शुरू करनी है। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक रिपीट। और अगर आप इसे बीच में, इस सेशन को आप बीच में अटेंड कर रहे हो कभी भी, तो वही आपका डे 1 है। और अगर आप पहले अटेंड कर रहे हो तो आपका डे 1 वही है, सिंपल। लेकिन करना 31 दिसंबर तक है, ठीक है? इसको कैसे शुरू करना है ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, पहला, ग्रैटिट्यूड के साथ दिन को शुरू करना। सुबह उठते ही फोन को टच नहीं किया, आपने ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू किया। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपके डेली स्केड्यूल का हिस्सा होना चाहिए। पहला टास्क। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में क्या करना होता है? ट्राई टू कीप अ मैजिक रॉक विद यू। और ठीक है, मैजिक रॉक अगर किसी को नहीं पता है तो आप क्या करोगे, हर रोज शाम को जब आप सोने जाते हो तो पूरे दिन को स्कैन करो। दिन में 5 जो सबसे अच्छी चीजें हुई उसके बारे में सोचो और थैंक यू बोलो, सिंपल। और दिन में जब भी मौका मिले, कोई भी मौका ना गवाओ थैंक यू बोलने का। थैंक यू मशीन बन जाओ। जितना थैंक यू बोलोगे भगवान उतने कारण और देगा कि आपको थैंक यू, आप और थैंक यू बोल पाओ, पहला। देन मेडिटेशन हर रोज, संपन्न साधना एवरी डे फॉर नेक्स्ट 6 months। देन अफर्मेशंस, डेली अफर्मेशन राइटिंग, एनी टेक्निक, कोई भी एक बारी में एक टेक्निक करना, चेंज कर देना। 3 ड्रीम लिख रहे हो, एक पूरा हो जाए, 2 को लिखते रहना, एक ऐड करना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अनदर थिंग, विजुअलाइजेशन एवरी डे, 2 मिनट सुबह, 2 से 3 मिनट शाम को। अनदर थिंग, हर रोज 5 पेजेस ऑफ बुक रीडिंग, एनीथिंग। चंपक पढ़नी है, चंपक पढ़ लो, नो प्रॉब्लम। कॉमिक्स पढ़नी है, कॉमिक्स पढ़ लो। गृहशोभा पढ़नी है, गृहशोभा पढ़ लो। फेमिना मिस इंडिया पढ़नी है, वो पढ़ लो। कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़नी है, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़ लो। साइंस पढ़ना है, कुछ एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, एनीथिंग, एनी पिकअप एनी बुक एंड मिनिमम 5 पेजेस यू नीड टू रीड, ठीक है? अनदर थिंग, डेली टू डू लिस्ट बनेगी। डेली टू डू लिस्ट बनेगी एक रात पहले। अगले दिन उसको फॉलो करना है, कोई टास्क ऐड हो जाएंगे उसमें ऐड करेंगे। और रात को सोने से पहले आपको टिक करने हैं कि क्या क्या हुआ
और क्या क्या वापस से अगले दिन पुश हो रहा है। कुछ तो रिपीटेटिव टास्क होंगे जो अगले दिन जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जब आप टू डू लिस्ट बना रहे हो इसमें से एक काम वो होना चाहिए जो आप बहुत दिनों से टाल रहे हो, ये जरूर लिख लीजिए। एवरी डे एक करेजियस एक्शन बोलते हैं जिसको हम, करेजियस एक्शन लेना है। एक कोई भी काम, एक ऐसा काम स्कैन करो, 15 कामों में से ऐसा कौन सा काम है मैं बहुत दिन से टाल रहा हूं। हर रोज कोई भी एक काम करना है और वो काम दिन के सबसे पहले हिस्से में करना है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एज योर फर्स्ट टास्क, जो आप बहुत दिन से टाल। बैंक जाना, एटीएम जाना, किचन की सफाई करना, पंखे, कुछ भी, एनीथिंग, डॉक्यूमेंट को सही से अरेंजमेंट करना, किसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना, कुछ भी, एनीथिंग विच यू आर अवॉइडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हर रोज कम से कम एक टास्क ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान में रखेंगे बहुत ज्यादा। अनदर थिंग, फिजिकल मूवमेंट 20 to 30 मिनट मिनिमम फिजिकल मूवमेंट होनी चाहिए। 20 to 30 मिनट मैंडेटरी है ये, चाहे वॉक हो, चाहे जिम हो, चाहे योगा हो, जॉगिंग हो, जिम हो, स्विमिंग हो, जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व है। ध्यान रखना, परफेक्ट बॉडी, ओनली परफेक्ट बॉडी कैन मैनिफेस्ट बेटर, क्योंकि जब आप फिट होते हो तो अच्छा लगता है ना आपको देख के, अपने आप को नहीं लगता है। सोचो ना, जब हम जैसे ही थोड़ा सा वजन कभी बढ़ जाता है तो ऐसे शक्ल देख के लगता है अरे यार ये शॉर्ट टाइट आ रही है, अरे यार ये अच्छी फीलिंग थोड़ी, खुद को देख के बुरा लग रहा है हमें। लेकिन जब आप थोड़े से फिट होते हो तो कैसा लगता है देख के अपने आप को, अरे यार जो भी पहनो सब मस्त लग रहा है यार, सुंदर। सिंपल है, इट इज योर नथिंग बट योर ओन एनर्जी। इसीलिए कब वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा हमें नहीं पता, कब वो दिख जाएंगे, मैं कितना वजन बढ़ा लूं या घटा लूं मुझे नहीं पता। शुरुआत करनी है, इसलिए फिजिकल मूवमेंट मैंडेटरी है अगले 6 महीने। और फिजिकल मूवमेंट में ही लिख लीजिए, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट में ही लिख लीजिए पानी 3 से 4 लीटर। दूसरा, मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद, मैंडेटरी इन नाइट। दिन में सो रहे हो नो प्रॉब्लम, सो लो, कोई दिक्कत नहीं अगर सोना चाहते हो, लेकिन रात की नींद 6 घंटे से नीचे हो नहीं सकती। 7 आवर्स मेंटेन करके रखो, कैन गो मैक्सिमम अप टू 8 आवर्स, 8 घंटे से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आपकी हेल्थ में आ गया, हेल्थ वाले मूवमेंट वाले पार्ट में ही आपने लिख लिया। अगले 6 महीने तक यही करना है। इसके अलावा पोमोडोरो के कम से कम 6 से 8 सेशन करने हैं हर रोज। अगर अभी 0 है तो कल 4 से शुरू करना, 3 से 4 दिन में 6 ले आना, 6 मिनिमम, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम तो कितना भी कर सकते हो बट 8 तक पहुंचने की कोशिश करना। अनदर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को छोड़ दो, आज से देखना 0 शॉर्ट फॉर्म वीडियो, कोई भी शॉर्ट, कोई भी रील, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो, नहीं देखनी है। नो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस प्लीज, ठीक है, डन। तो ये टास्क लिस्ट है आपका अगले 6 महीने तक लगातार, बिना ब्रेक के, कुछ भी हो जाए। अब ये जो चीजें इंडिविजुअली छोटी लग सकती है, लेकिन ध्यान रखना 1% इंप्रूवमेंट आपको ना बहुत बड़े डिसिप्लिन तक लेकर जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, डिसाइड अ डे विच इज योर रिव्यू डे एवरी वीक। ये संडे हो सकता है क्योंकि आपके पास टाइम होता है, मंडे तो हम भागते हैं, दौड़ते हैं। एवरी संडे स्पेंड 10 to 15 मिनट्स इन रिव्यूइंग योर लास्ट वीक, क्योंकि आप सब चीजें लिख कर रहे हैं। आप उस रिव्यू 20 मिनट में क्या कर रहे हैं, आप 20 मिनट में आप ये चेक कर रहे हैं कि मैंने ऐसी, मतलब अब इसमें कुछ सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हो, ठीक है। यू कैन आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, इस हफ्ते कौन सी 3 चीजें अच्छी हुई, पिछले 7 दिनों में 3 सबसे अच्छी चीजें क्या हुई। दूसरा सवाल, कौन सा एक डिसिप्लिन मैं मिस कर रहा हूं या वीक रहा, एक डिसिप्लिन मैं मिस कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, अगले हफ्ते में मैं एक क्या चीज इंप्रूव करूंगा ही करूंगा, और ये हर संडे को करना है स्टार्टिंग टुडे। तो आज से लेकर अगले संडे तक, जब भी संडे आपके पास जब भी आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पूरा रिव्यू किया वीक को, हर संडे करो, एनी टाइम ऑफ द संडे, सुबह दोपहर शाम जब आपको ठीक लगे। ये जरूरी है, रिव्यू करना जरूरी होता है। पैटर्न दिखेंगे आपको अपने कि मेरे पैटर्न क्या फॉलो हो रहे हैं, मैं कितना काम कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्सक्यूजेस में फंस जाएंगे, दिमाग इधर उधर चलेगा, लोग ये बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना बिजी हूं, कैसे मैं स्केड्यूल को फॉलो करूं। याद रखना, ये इन सब चीजों से टाइम क्रिएट होता है। मैं कल ही एक एग्जांपल शेयर कर रहा था, महात्मा गांधी जी मेडिटेट करते थे हर रोज। उनको ये बोला गया कि सर अभी हमारा स्केड्यूल बहुत ज्यादा टाइम है, टाइट है, बहुत ज्यादा चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, बहुत सही है, बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत काम है, बहुत कुछ करना है हमें। तो उन्होंने पता क्या बोला कि ठीक है यार, एक चीज करते हैं, सबसे पहले मेडिटेशन को 1 घंटे से 2 घंटे कर देता हूँ। लोग सरप्राइज हो गए, लोगों ने बोला कि सर मतलब 1 घंटे से 2 घंटे तो और टाइम नहीं लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये मेडिटेशन से ही तो टाइम क्रिएट होगा। जो काम 4 से 5 घंटे में होता है वो मैं 2 घंटे में कंप्लीट कर लूंगा, कि जब मैं ज्यादा ध्यान करूंगा। तो ये होता है सही चीजों को पकड़ना। अगर कोई मुझे बोलता है ना कि सर जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ मेरा दिमाग इधर उधर भागता है, अरे भाई तुम्हें तो और जरूरत है। कोई बोलता है सर मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम होता ही नहीं है, बहुत और भी ज्यादा जरूरत है तुम्हें ध्यान की, फिर तो और ज्यादा करना है फिर तो आपको। तो ये समझना है, टाइम होता नहीं है, आपको देखना है कि आपका टाइम क्या। आप खुद सोचो ना, आप इतना टाइम तो दे ही रहे हो ना, 8, 10, 15 घंटे लगा ही रहे हो। जीवन तो नहीं, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना,
दे दो ना कुछ और, फिर लगा दो ना कहीं और। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैंने ना पहले भी ट्राई किया था, मेरे से तो हुआ नहीं। तो कुछ तो छोड़ा होगा, कुछ तो मिस किया होगा ना जो नहीं हुआ। अब इस सिस्टम से काम करो ना। पहले मोटिवेशन आ गया, 2-3 दिन काम करते हैं हम लोग, मोटिवेशन है, दैट इज मोटिवेशन। 2-3 दिन किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। अब 184 डेज का चैलेंज लेके तो दिखाओ, लो तो सही, उस चैलेंज को लो ना। जब एक सिस्टम बनता है ना, जब मोटिवेशन मिलता है तो फेल होता है, जब सिस्टम बनता है वो फेल नहीं होता। सिस्टम आपको लेकर जाता है वहां पर। एक किसी किताब में था, आप वहीं तक ग्रो कर सकते हो जहां तक आपका सिस्टम है, दैट्स इट। तो सिस्टम बनाना जरूरी है। अनदर थिंग, बहुत लोगों को इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिखेगा। कुछ लोगों को 10 दिन में कुछ दिख जाएगा, कुछ लोगों को 15 दिन में दिख जाएगा, कुछ लोगों को 3 महीने नहीं दिखेगा। कुछ नहीं फर्क पड़ता है। 6 महीने मांगे, 6 महीने मांगे। ये मत कहना सर मैं आंखें बंद करता हूँ 3 महीने बाद भी मेरे को कुछ नहीं दिखता, मैं विजुअलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बैठे रहो, करते रहो, कोशिश तो करो। हमारी पैटर्न पता नहीं है ना कि कोई उस पैटर्न को जल्दी निकाल ले, कोई पैटर्न को थोड़ा सा लेट में करता है। लेकिन अल्टीमेटली तो डेस्टिनेशन सबका है, हम सबको पहुंचना है वहां तक। किसी का जल्दी होगा, किसी का लेट होगा। आपको दूसरे अफर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, दूसरे बता रहे होंगे, स्क्रीनशॉट आ रहे होंगे ग्रुप पर, लोग शेयर करेंगे अपने सेशंस में। लोग बोलेंगे सर देखो मैंने तो ये मैनिफेस्ट कर लिया। आप देखोगे अरे यार इसका तो हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। इसी का मतलब है अगर किसी और का हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा, ये बताओ। भगवान की दुश्मनी है आपके साथ है? आपने मंगलवार को नॉन वेजिटेरियन फूड खा लिया था कि भगवान नहीं सुनेंगे आपकी? अरे समझ रहे हो आप कि कोई आप पे शराब चढ़ा हुआ है? अरे कुछ नहीं, भगवान बच्चे सबके सेम है। भगवान बस हर बात पे ये देखता है कि यार इसको मैं पीसूंगा ज्यादा, इसकी तपस्या ज्यादा करवानी है मुझको। इसलिए तो वो याद है महादेव की कहानी थी कि एक शिकारी वृक्ष पे, पेड़ पे चढ़ रहा होता है, ठीक है, एक जानवर को मारने के लिए। और जब वो पेड़ पे गिरता है, उसके पैर उसके कुछ पत्तियों पे पड़ते हैं। वो पत्तियां नीचे रखे हुए पुराने से शिवलिंग पर पड़ती हैं, और वो शिवलिंग पर सूखी पत्तियां पैरों से, उस शिकारी के पैरों से लगी हुई पत्तियां जब उस शिवलिंग पे पड़ती है, उसी से प्रकट हो जाते हैं महादेव। और वहीं रावण को हजारों साल लगे तपस्या करने में, महादेव को खुश करने में। मैं ही नहीं कह रहा हूं हम रावण है, बस मैं ये बता रहा हूं हम सबकी जर्नी अपनी है यार। हम सबकी हाथ की लकीरें अलग है ना, हम सबकी कहानियां अलग है, लेकिन हम सबके हाथों में, इन लकीरों में, याद रखना, जैसी 5 साल पहले थी ना ये लकीरें, आज वैसी नहीं है। जैसे 20 साल पहले थी, आज लकीरें नहीं, लकीरें हर वक्त बदल रही है। ध्यान से देखना। जो ये बोलते हैं ना मेरी किस्मत लिखी जा चुकी है, मेरे को तो बताया कि मेरे तो रिलेशनशिप रहेंगे ही नहीं, मैं तो कभी अमीर बन ही नहीं पाऊंगा, मेरे तो यहाँ पर तिल है, पता नहीं मेरे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब खत्म हो जाता है। पता क्यों खत्म होता है? क्योंकि आपकी इंटेंशन, आपकी प्योरिटी आपको वहां तक लेकर जाती है। और जो ये बता रहा है, जो भी बता रहा है आपको, वो सही बता रहा है, वो गलत नहीं बता रहा है। पर वो एक पार्ट जो आप मिस कर जा रहे हो कि ये बदल रहा है, क्योंकि ये समय है, ये बदलता है, इसको बदलना ही होता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरे को तो बताया कि सर मेरे साथ, तो मैं बोलता हूँ कि भाई एक बात बताऊँ, वो आपकी करंट रियलिटी है, आपका फ्यूचर नहीं है। आप जहां से आए हो, उसने आज तक मतलब यहाँ तक पहुंचा दिया। यहाँ से आगे ये डिसाइड करेगा आज के बाद क्या सोचने वाले हो। मैंने तो हजारों एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन को बदला है मैंने। अगर आप मेरे पॉडकास्ट देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजर आते हैं, मैं सबसे पहले क्या सवाल पूछता हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन आई आस्क कि क्या मैनिफेस्टेशन उन लोगों पर काम करेगी जिनकी 7.5 चल रही होगी, जिनके जीवन में प्रॉब्लम। 100% किसी ने भी, एक भी एस्ट्रोलॉजर ने आज तक ये बोला कि नहीं करेगी काम। हर किसी ने बोला करेगी काम। सोचो, आप समझ रहे हो? दिस इज ऑल हेयर, ये सब यहाँ है, और आप उससे रियलिटी क्रिएट कर। यू आर क्रिएटिंग योर रियलिटी एवरी मिनट, एवरी मोमेंट, एंड आई एम नॉट मोटिवेटिंग। मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है? ये मत सोचना अरे अभी थोड़े दिन में आ जाएगा, और यार सर ना मैं विजन बोर्ड नहीं लगा पाता, मेरे घर वाले मुझ पर हंसते हैं। अरे आज भी तो हंसी रहे होंगे जब कुछ नहीं अचीव किया तो। सोचो हम लोग, सॉरी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। सब मेरे घर में कोई आएगा उसको दिखेगा, अरे तुम्हारे घर में 6 महीने में कोई आता है यार, अपने बेडरूम में लगाओ ना। हर कोई बेडरूम में आके बैठता है, बैठने दो ना, उसको भी सिखाओ, दिखा देना उसको ये सेशन। बोल भाई सपने देखना कितना जरूरी है। मतलब जब सेम बात दिलजीत स्टेज पर जाकर मैनिफेस्टेशन की बातें कर सकता है, शाहरुख खान बातें कर सकता है, दिया मिर्जा, कौन दुनिया बात कर रही है यार। आप बातें करेंगे तो आपकी हंसी उड़ेगी, उनकी नहीं उड़ रही है। देखो कितनी स्ट्रेंज बात है। भगवान के सामने हाथ जोड़ के क्या करते हो आप? धन्यवाद ही बोलते हो सर। सिर्फ इच्छाएं होती हैं 99% लोगों की। हम से लोग अब समझदार हो गए, हम थैंक यू ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया रूल, थैंक यू बोलूंगा तो मिल जाएगा जल्दी, विच इज वेरी गुड। समझ, यही तो कैलकुलेशन समझनी है। भगवान को थैंक यू बोलो भाई, भगवान को थैंक यू बोलो, हर चीज को थैंक यू बोलो। अच्छा अब खुद सोचो ना, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक रेस्टोरेंट में गए, एक रेस्टोरेंट में एक पर्सन आया, और वो आपके लिए चाय लेकर आया, और आपने बोला यार थैंक यू सो मच यार, आप कब से यहाँ पर काम करते हो यार, कब से आप यहाँ पर हो, कब से कर रहे हो यार? अच्छा इतने साल से। अरे वाह बहुत बढ़िया, थैंक यू, चाय पी रहे हो। एक बात मुझे बताओ, जब आप मेन्यू चेक कर रहे होगे ना, वो खुद बताएगा सर आप ना यहाँ पर ये खा सकते हो, यहाँ पर ये खाओ, आपको यहाँ का ये स्पेशल है सर आपको, और वो अच्छे से ट्रीट करेगा आपको। लेकिन आप उसको बोलते अरे इतना देर क्यों लग रही है चाय मिलने में, क्या करेगा वो? आपको पता नहीं हो चाय में क्या डाल के लाएगा। जस्ट किडिंग, ये मजाक ही है।
लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी रियलिटी से कनेक्टेड है। जब मैं जिस तरह से मैं यूनिवर्स को ट्रीट करता हूँ, यूनिवर्स ऐसे ही ट्रीट करेगा मुझे। मेरे अंदर यू नो दिस रूल, आई डू नॉट गेट व्हाट आई वांट, आई गेट व्हाट आई एम। मुझे प्यार मैनिफेस्ट करने के लिए प्यार बनना पड़ता है, आज बनना पड़ेगा। प्यार बनते कैसे? खुद से प्यार करने से। ये नहीं कि मैं रीनेम कर लूँ लव, नो। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने नाम के सामने हार्ट का सिंबल लगाया हुआ है, नहीं, इट इज नॉट दैट। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते तो आज भी आपको सक्सेसफुल महसूस करना पड़ेगा जेन्युइनली, कि आज भी मैं जीवन में उस जगह तो हूं जब मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया यार। ऐसे थोड़ी ना आज जो मेरे पास है बहुत लोगों के पास नहीं है, वो यही तो रियलिटी है, इसी को तो एक्सेप्ट करना है। तो वो बनना पड़ता है, आज बनो उस चीज में। आप ये सोचो कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अरे नहीं, उल्टा है, कॉन्फिडेंस होगा तो सफल बनोगे ना। बेसिक है ना, कुछ रॉकेट साइंस है क्या इसमें? नहीं है, बिल्कुल। बहुत थोड़ी सी छोटी सी चीज है जिसको हम फॉलो करके पहुंच सकते हैं। तो देखो, एक ही चीज हमने पूरा समझ लिया कि RS है, सबकॉन्शियस माइंड है, मैनिफेस्टेशन के टूल हमने समझ लिए, प्रोडक्टिविटी के टूल हमने समझ लिए, हमें क्या करना है डेली हमने वो भी समझ लिया। अब सवाल पता क्या है? अब सवाल यह है कि क्या आप इस रोड मैप को, एक बहुत बढ़िया सेशन हुआ यार, मजा आ गया यार, सिर्फ ये समझना चाहते हो, या अगले 6 महीने के लिए 184 डेज के लिए इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओगे? याद रखिए, पहली इनिंग खत्म हो चुकी है, स्कोर बोर्ड पे जो नंबर था वो नंबर था, मैच नहीं था। सेकेंड इनिंग अब शुरू होगी। और एक बात जरूर याद रखनी है, ये रोड मैप परफेक्ट एग्जीक्यूशन की डिमांड नहीं कर रहा है। एक भी दिन मिस हुआ ना, देखो पाप चढ़ जाएगा तुम पर, नॉट एट ऑल। ये बैम्बू ट्री की कहानी है, कभी कभी मिस होगा कुछ, कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे यार। सुबह मिस होगा, दोपहर में कर लेंगे, दोपहर मिस होगा, रात को कर लेंगे, रात को मिस होगा, कोई बात नहीं यार, अगले दिन कर लेंगे। इतना हमें हैवी नहीं बनाना। स्टॉप बीइंग सो परफेक्ट। एंड ये प्रॉब्लम होती है, हमें ये लगता है कि एक दिन मिस हो गया यार, अब नहीं, अब तो मैं ना, मतलब सोचो डे 3 पर कोई मिस करेगा, कहेगा अब तो मैं 1 जनवरी से करूंगा, अगला शुरू करेंगे। नहीं, नॉट दैट। एनी डे और एवरी डे कैन बी योर डे 1। परफेक्शन की तलाश मत करो, परेशान हो जाओगे, बिल्कुल परेशान हो जाओगे, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो एक छोटी सी कमिटमेंट आप सभी से चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप लिखो अपनी जिस भी डायरी में आप कर रहे हो। ठीक है, आप लिखना शुरू करो। इसमें चाहे तो आप आज से भी कर सकते हैं, बट लिखिए कि मेरा डे 1 ऑफ 184 डेज चैलेंज, मेरा डे 1 ऑफ 184 डेज चैलेंज 1 जुलाई से शुरू होता है। 6 महीने, ऑलमोस्ट 184 डेज। और याद रखिएगा कि जब ये कमिटमेंट आप ये लिखिए ना, आपने, आपको ये इस बात को ये रिमाइंड कराएगी कि अगर आप इस चैलेंज को पूरा कर सकते हो तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। वापस से कुछ परफेक्शन की उम्मीद मत करना, कभी तबीयत प्लस होगी, कभी माइनस होगी, एनर्जी प्लस होगी, थोड़ी बहुत होती है। अलाउ करना अपने आप को, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता है कि 21 दिसंबर को जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो सवाल ये नहीं होगा कि क्या मैंने परफेक्ट किया, सवाल होगा कि क्या मैंने शुरू किया और क्या मैं कंसिस्टेंट रह पाया जिंदगी में पहली बार 6 महीने। माय गॉड यार, मजा आ गया, आई कैन डू एनीथिंग। बैम्बू की जो जड़ें है ना, वो अभी बननी शुरू है। पेशेंस रखना है, सिस्टम पे ट्रस्ट रखना है, सेकेंड इनिंग को खेलना शुरू करो। एंड आई प्रॉमिस यू, ठीक है, जैसे आज तक हजारों लोग साथ में हम मिलकर ये सारी चीजें करते आए, इतनी सारे मैनिफेस्टेशन पूरे करते आए, मैं वादा करता हूं आपका नाम जरूर होगा उसमें, आपका नाम जरूर होगा। तो ये रोड मैप आप सभी के लिए, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, आप इसको फॉलो करोगे। इस उम्मीद के साथ आज की सभा समाप्त। तो थैंक यू सो मच गाइस। आई एम श्योर अबाउट इट, आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि क्या क्या एक्शन आपको लेने हैं, और जब आप ये एक्शन लेने की कोशिश करेंगे बहुत सारी रुकावटें आएंगी, कभी कभी मिस भी हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, एक दिन मिस हो सकता है, दूसरे दिन मिस नहीं होना चाहिए। पूरे एक्शन प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करें और आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करते हुए देखेंगे। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही मिलता रहे।